हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोग कक्षा 11वीं की बुक भारत का भौतिक पर्यावरण, इस बुक को हम लोग पढ़ रहे थे। इस बुक का जो 3rd चैप्टर था, जिसका नाम था अपवाह तंत्र, इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। वो बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से इस चैप्टर की जो विभिन्न परतें थी वो मैंने आप लोगों के लिए खोली थी, जैसे कि हिमालयी अपवाह तंत्र क्या होता है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या होता है, इन सभी बातों को हम लोगों ने विस्तार से जाना था। आज की इस वीडियो को मैंने कंपाइल किया है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। दरअसल एग्जाम टाइम में आप लोगों की डिमांड रहती है कि सर कोई एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो आज की इस वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जाम टाइम में विभिन्न वीडियोस को इग्नोर करके एक ही वीडियो देखना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन यदि मान लीजिए आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उन वीडियोस को भी देख लें। लेकिन एग्जाम टाइम में चूंकि इतना समय हम लोगों के पास होता नहीं है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से जो है हम लोग पूरा रिवीजन करने वाले हैं। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट मान लीजिए इस वीडियो में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप लोगों को शेयर भी करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को अपवाह तंत्र के बारे में कुछ परिचय दिया गया है, चलिए उस बात को समझ लेते हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट कहा जाता है। देखिए, हर कोई नदी, चाहे वो कोई सी भी नदी हो, चाहे वो हिमालय में बह रही हो, चाहे वो प्रायद्वीपीय भारत में बह रही हो, ऐसी नदियों में पानी कहां से आता है अक्सर आपने सोचा होगा। तो ऐसी नदी जो अपना जल कहीं ना कहीं से बहाकर लाती है, तो जिस जगह से वो जल बहकर आ रहा है उस जगह को बोला जाता है कैचमेंट या फिर जल ग्रहण क्षेत्र। सपोज करिए हिमालय में मान लीजिए कोई नदी है, हिमालय क्षेत्र में कोई नदी बह रही है, और हिमालय क्षेत्र की नदियों की अगर हम बात करें तो हिमालय क्षेत्र में अगर कोई नदी बह रही है, सपोज करिए गंगा नदी बहकर आ रही है, तो गंगा नदी बहकर आ रही है तो किसी ना किसी एरिया से तो अपना जल बहाकर ला ही रही होगी। जैसे कि मान लीजिए गंगा नदी निकलती है गौमुख, एक जगह है वहां से, ठीक है। तो गौमुख से अगर गंगोत्री गौमुख से अगर वो पानी बहाकर ला रही है तो ये जो जगह है उसको हम लोग बोलेंगे जल ग्रहण यानी कैचमेंट एरिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कैचमेंट या जल ग्रहण की परिभाषा बहुत अच्छे से पता चल गई होगी। देखिए, अति लघुत्तरी जो प्रश्न आते हैं ना, उसमें डायरेक्ट जल ग्रहण या फिर कैचमेंट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो उस समय हम लोगों के पास इतना स्कोप नहीं होता कि हम कुछ भी परिभाषा लिख दें। इसकी जो डिफाइंड डेफिनेशन जो यहां पर दी गई है वही आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। दूसरी जो चीज है वो बताई गई है अपवाह द्रोणी के बारे में। आइए समझते हैं अपवाह द्रोणी क्या होता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र अपवाह द्रोणी कहलाती है। देखिए, अब इसको समझते हैं। हम लोगों ने जलग्रहण यानी कैचमेंट तो समझ लिया, लेकिन मान लीजिए कि गंगा नदी गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से निकल रही है। थोड़ी देर बाद, थोड़ी दूर चलने के बाद इसमें यमुना नदी जो है प्रयागराज में आकर मिल जाती है। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में आकर यमुना नदी मिल जाती है। इसी तरह गंगा की जो अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये मुख्य कुछ सहायक नदियां हैं जो कि गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। तो अपवाह द्रोणी क्या होता है? अपवाह द्रोणी की अब डेफिनेशन देखिए कि एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। अब देखिए, एक नदी मतलब यहां पर अगर मैं गंगा की बात करूं, एक नदी की गंगा की बात करूं, तो एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा ये जो अपवाहित क्षेत्र बना है ना, इसको हम लोग बोलेंगे अपवाह द्रोणी। क्या बोलेंगे? अपवाह द्रोणी। अगर कोई नदी कहीं से अपना जल बहाकर ला रही है तो उसे हम लोग बोलेंगे कैचमेंट यानी जलग्रहण क्षेत्र। और दूसरा, अगर एक नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर जो पूरा क्षेत्र अपवाह करती हैं, उस चीज को बोला जाता है अपवाह द्रोणी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये दोनों डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, यहां पर कुछ ना अपवाह प्रतिरूप आप लोगों को बताए गए हैं। अपवाह प्रतिरूप का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर कोई नदी बहती है तो हर एक नदी के बहने का एक पैटर्न होता है। आज हम उन्हीं पैटर्न को जो है समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं डेंड्रिटिक या फिर वृक्षाकार पैटर्न। देखिए, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है, जैसे उत्तरी मैदान की नदियां। देखिए, सपोज करिए कोई नदी बह रही है, कोई नदी मान लीजिए दक्षिण की साइड ऐसे बहकर आ रही है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन में जो है
है मैं बना दे रहा हूं। ऐसे ही मान लीजिए कोई रिवर जो है यहां पर आकर मिल गई, उसकी बाएं साइड, कोई रिवर जो है दाईं साइड या बाईं साइड ऐसे आकर मिल गई। इस तरीके से जो रिवर मिल रही है, मान लीजिए कुछ नदियां और जो है आकर जो है इसमें मिल जाती हैं इस तरीके से। तो ये जो पैटर्न बना है ना, इस पैटर्न को कहा जाता है वृक्षाकार पैटर्न। दरअसल वृक्ष की जो आकृति होती है उसी तरीके की आकृति अगर कोई नदी बनाती है, कोई रिवर बनाती है, तो उसे हम लोग वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। ये देखिए यहां पर एक डायग्राम भी मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वृक्षाकार प्रतिरूप का। इस तरीके का मान लीजिए कोई नदी जो है डायग्राम बनाती है। तो उत्तर भारत में जो नदियां बहती है ना, अधिकतर वो किस पैटर्न में बहती हैं? वो बहती हैं वृक्षाकार यानी डेंड्रिटिक पैटर्न में। ये बात आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि उत्तरी भारत की जो मैदान, उत्तरी भारत में जो नदियां बहती हैं या फिर उत्तरी मैदान की जो नदियां हैं वो किस प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं है। वृक्ष जिस तरीके की अपनी एक आकृति निर्मित करता है, वैसी ही आकृति अगर कोई रिवर यानी नदी निर्मित कर ले तो उसे हम वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। चलिए दूसरी बात, दूसरा तरीके का प्रतिरूप क्या होता है? जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय या रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। देखिए सपोज करिए कोई पर्वत है, ये मैंने एक पर्वत जो है यहां पर बना दिया, हालांकि ये पर्वत लग नहीं रहा है, फिर से मैं पर्वत बना देता हूं। एक पर्वत है, मान लीजिए ये जो ऐसा इस तरीके से मान लीजिए कोई पर्वत है। इस पर्वत से मान लीजिए बहुत सारी नदियां जो है बह रही हैं। एक जो मान लीजिए इस डायरेक्शन में बह रही है, एक उत्तरी डायरेक्शन में बह रही है। उत्तरी मतलब ऊपर नहीं जा रही है, ये दरअसल 3D मैप नहीं है, तो हम उस डायरेक्शन की बात कर ले रहे हैं जो इसके सामने है। ठीक है, ऐसे ही एक मान लीजिए इस डायरेक्शन में कोई नदी बह रही है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि एक पर्वत से ही 3 नदियों की उत्पत्ति हो रही है। तो इस पैटर्न को कहा जाता है अरीय यानी रेडियल प्रतिरूप। फिर से हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अब देखिए यहां पर जो डायग्राम है यहां पर बताया गया, सपोज करिए ये पर्वत ही है, बीच में जो आप लोगों को गैप दिख रहा है ये पर्वत ही है। यहां से देखिए बहुत सारी नदियां जो है वो निकली है। ये देखिए ये सारी जो नदियां हैं ये जो है निकल रही हैं। तो इस पैटर्न को हम लोग बोलेंगे अरीय यानी रेडियल पैटर्न। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होना चाहिए? देखिए आप लोगों ने अमरकंटक पर्वत का नाम सुना होगा या फिर अमरकंटक पठार का जो है नाम आप लोगों ने सुना होगा। अमरकंटक के पठार, अमरकंटक या अमरकंटक जगह के बारे में या अमरकंटक पठार के बारे में खास बात यह है कि अमरकंटक से 3 बहुत फेमस नदियां 3 अलग अलग डायरेक्शन में निकली हुई हैं। जैसे अमरकंटक से सबसे ज्यादा जो फेमस रिवर है ना वो निकलती है, उसे हम बोलते हैं नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी जो इस डायरेक्शन में बहती है। इसी तरीके से एक नदी जो उत्तरी डायरेक्शन में बहती है उस नदी को बोला जाता है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। दरअसल नर्मदा और सोन लगभग बहुत पास का ही डिस्टेंस होता है, जहां से वो दोनों नदियां जो है अलग अलग डायरेक्शन में निकलती हैं। बहुत पास से जगह है जहां से ये दोनों नदियां निकली हुई हैं। और एक तीसरी नदी जो लगभग दक्षिणी या हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी डायरेक्शन में बहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं महानदी। कौन सी नदी? महानदी। तो देखिए पठार एक ही है, नदियां 3 अलग अलग डायरेक्शन में बह रही हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे अरीय पैटर्न या फिर रेडियल पैटर्न। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पैटर्न भूलना नहीं है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन आ सकता है, नदियों के प्रतिरूपों को समझाइए, वहां पर आप लोगों को डायग्राम भी समझाना पड़ेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को यह बताना पड़ेगा कि ये नदियां जो हैं किस इलाके की नदियां जो है या किस क्षेत्र की नदियां इस तरीके का पैटर्न का निर्माण करती हैं। चलिए आप लोगों को उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आ रही होगी, चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि चीजें समझ में आ रही हैं तो सबसे पहले एक काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी आप लोगों को करना है। चलिए हम लोग थर्ड पैटर्न समझ लेते हैं। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई नदी बह रही है, कोई नदी मान लीजिए इस डायरेक्शन में जो है बह रही है, बात समझ में आ रही है? पूर्वी दिशा में बह रही है सपोज करिए, दूसरी नदी भी पूर्वी दिशा में बह रही है, तीसरी नदी भी मान लेते हैं पूर्वी दिशा में बह रही है। अब नदियां 3 बह रही हैं, मान लीजिए अन्य सहायक नदियां जो हैं वो उनसे जो है उत्तर से आ रही है और दक्षिण दिशा में इस तरीके से आकर जो है वो मिल रही है। इस तरीके से कोई नदी जो है इस डायरेक्शन में आकर जो है इनसे मिल रही है। तो इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं, इस पैटर्न को जो है हम लोग बोलते हैं जालीनुमा पैटर्न या फिर इसे बोला जाता है ट्रेलिस पैटर्न। ठीक है, अब देखिए इस तरीके की जो नदियां हैं वो कौन सा जालीनुमा प्रतिरूप हम लोगों ने बात किया, तो ये जालीनुमा प्रतिरूप। आप लोगों को यहां पर जाली दिख नहीं रही होगी, दरअसल क्या हो रहा है ना, डेफिनेशन आप पढ़िए। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती है तो मान लीजिए ये समानांतर हमने नदियां जो है बना दी और अन्य नदियां समकोण पर आकर जो है उनसे मिल जाती हैं। अब देखिए यहां पर समानांतर नदियां बह रही हैं, देखिए समझिए, एक नदी ये समानांतर बह रही है, दूसरी नदी ये समानांतर बह रही है, अन्य जो नदियां हैं उनसे समकोण
त्रिकोण पर आकर मिल रही है। मान लीजिए एक नदी जो है ये मिल रही है, एक नदी ये मिल रही है, तो एक पैटर्न जो है अगर आप थोड़ा सा पास आकर देखेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि ये जो पैटर्न है वो जालीनुमा या फिर ट्रेलिस पैटर्न दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जालीनुमा पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री या फिर सेंट्रीपिटल अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। कितनी अच्छी बात है। मान लीजिए कोई हम लोगों ने झील यहां पर बना दी और इस झील में जो है विभिन्न रिवर जो है आकर जो है अपना जल विसर्जित करती हैं। देखिए आप यदि डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में आप लोगों को डायरेक्शन बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्शन से तो ये पता चलेगा कि कौन सी नदी किस डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पैटर्न बना दिया और यहां पर जो है नदियां जो है अपना जल विसर्जित करती हैं। तो इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल या फिर अभिकेंद्रीय पैटर्न। अब देखिए डायरेक्शन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप मान लीजिए इस तरीके से कोई डायग्राम बनाते हैं, सेम डायग्राम मैं अभी बना देता हूं फिर से। मान लीजिए इस तरीके का कोई आप डायग्राम बना देते हैं, तो इस तरीके का पैटर्न तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था जब हम लोग अमरकंटक के पठार का पैटर्न समझ रहे थे। उस पैटर्न का नाम था अरीय पैटर्न, जिसमें अरीय पैटर्न या फिर अरीय प्रतिरूप में क्या होता है, नदियां दूसरी डायरेक्शन में बह रही थी। देखिए इस डायरेक्शन में बह रही हैं, तो एक जगह से नदियां यदि सारी नदियां बाहर निकलती हैं तो उसे हम लोग अरीय पैटर्न बोलते हैं, और एक जगह पर नदियां आती हैं तो उसे हम लोग कौन सा पैटर्न बोलते हैं, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। तो ये अपवाह प्रतिरूप जो है आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर कुछ अपवाह प्रतिरूप एक्स्ट्रा भी मैंने आप लोगों को लिख दिए हैं। यदि आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस तरीके के डायग्राम जो है वहां पर यूज कर सकते हैं। अभी हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर 4 अपवाह प्रतिरूप ही बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों को क्या डिस्कस करनी है, भारत के अपवाह तंत्र के बारे में, जिसका हेडिंग का नाम क्या है, ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ इंडिया। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल हैं, ये बात तो हमको पता ही है। ये 3 बड़ी भू आकृतिक इकाइयों की उद विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में बहुत सारी जो है नदियां बहती हैं, छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। तो यहाँ पर जो नदियां बहती हैं वो विभिन्न स्थल खंडों के जो विकास है उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर उत्पन्न हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि नदियों का जो विकास है वो वर्षण की प्रकृति और वहां जिस जगह से वो नदियां आती हैं उस जगह के विकास के अनुरूप वहां पर जो है नदियों में जल जो है आता है। ठीक है, भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। हम लोग देखिए भारतीय अपवाह जो यदि हम अपवाह तंत्र की बात करें तो खासकर मैं इंडियन जो ड्रेनेज पैटर्न है उसी की बात कर रहा हूं। तो भारतीय अपवाह तंत्र में को हम लोगों को डिवाइड करना हो तो हम विभिन्न तरीके से हम इस तरीके से डिवीजन कर सकते हैं पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से। बहुत सारे तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, पश्चिम भारत की नदियां, जो है पूर्वी भारत की नदियां, बंगाल की खाड़ी में जो नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं वैसी नदियां, या फिर अरब सागर में जल विसर्जित करने वाली नदियां। ठीक है, इसी तरीके से अंतः स्थलीय नदियां जो किसी भी जगह अपना जल विसर्जित नहीं करती, जमीन में गुम जाती हैं। तो विभिन्न तरीके से हम जो है नदियों को डिवाइड कर सकते हैं पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से। लेकिन हम लोगों ने 2 तरीके से नदियों का जो पैटर्न है यहाँ पर डिवाइड मान लीजिए यहाँ पर किया है। क्या लिखा है, भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 समूह में बांटा जा सकता है। एक नदी हो गई अपवाह अरब सागर का अपवाह तंत्र और दूसरा हो गया बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये तो आप लोगों को पता ही है कि अगर मैं भारत की आकृति इस तरीके की बना देता हूं मान लीजिए, तो भारत में जो है कुछ नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। जैसे कि मान लीजिए गंगा हो गया, गंगा के बाद महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। तो ये बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करने वाली नदियां हो गई। अब यदि मैं अरब सागर की बात करूं तो यहाँ पर जो है नर्मदा नदी, फिर ताप्ती नदी जो है अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। इसी तरीके से पश्चिमी घाट के पश्चिमी साइड जो छोटी छोटी नदियां जो है अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। इस तरीके से हम एक डिवीजन जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये बात जो है यहाँ पर लिखी गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली जो स्लाइड है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए हम लोगों ने 2 अपवाह तंत्र पढ़े, अभी कौन कौन से पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से हम लोगों ने देखा कि एक अरब सागर में नदियां ऐसी जो अपना जल विसर्जित करती हैं और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी नदियां हैं जो अपना जल विसर्जित करती हैं। तो ये क्या है, कुछ क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से ये जो नदियां हैं जो 2 अलग अलग क्षेत्रों में अपना जल विसर्जित करती हैं, जैसे बट गई हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन से वो भाग हैं, एक है कटक, अरावली। अरावली इस तरीके से मैं यदि एक पैटर्न जो है यहाँ पर बना देता हूँ, अरावली, कटक, सह्याद्री। सह्याद्री हमें पता है पश्चिमी घाट। ये देखिए पश्चिमी घाट
को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो यहां से जो मैंने डिवीजन इस तरीके से बांटा है, आप लोगों को स्पष्ट डिवीजन दिखाई दे रहा होगा कि एक पूर्वी भारत है और एक जो हो गया पश्चिमी भारत। तो यहां पर इस तरीके से जो डिवीजन है, इस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं कि ये जो डिवीजन है इसने पूरे भारत की नदियों को बांट दिया है। ये जो लाइन मैंने रेड लाइन यहां पर खींची है, इसके यदि मैं राइट हैंड साइड जाऊं, इसके अगर मैं राइट हैंड साइड जाऊं तो ये सभी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। और इस रेड लाइन के अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊं तो इस रेड लाइन के जो लेफ्ट साइड नदियां बहती हैं वो अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। तो यही वाली जो लाइन है कि ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली, सह्याद्री द्वारा विलग किए गए, मतलब अलग किए गए। ये दोनों जो अपवाह तंत्र हैं वो इन सभी सिटीज या फिर पर्वत के माध्यम से अलग किए गए हैं। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। देखिए इस लाइन, ये लाइन जो भी हो, लेकिन इस लाइन की जो इस साइड नदियां हैं, कौन सी, राइट साइड अगर मैं नदियों की बात करूं, जैसे कि गंगा हो गया या फिर ब्रह्मपुत्र हो गया या फिर कृष्णा नदी हो गई, ये सभी जो नदियां हैं वो अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। और इनकी मैं टोटल अगर क्वांटिटी की बात करूं तो ये है लगभग 77%। मतलब हम लोगों ने ये देखा कि भारत की बहुत सी जो नदियां हैं वो अरब सागर में भी अपना जल विसर्जित करती हैं और भारत की बहुत सी नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में भी अपना जल विसर्जित करती हैं। तो आखिर बात यह आती है कि सबसे ज्यादा जो नदियां हैं वो कहां पर अपना जल विसर्जित करती हैं, क्या वो अरब सागर है या फिर वो बंगाल की खाड़ी है। तो सबसे ज्यादा जो नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं वो करती हैं बंगाल की खाड़ी में, और कितना, लगभग 77%। और जो बचा हुआ 23% है वो नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, जिसमें कौन कौन सी नदियां हैं, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार आदि, ये सभी नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। तो आगे हम लोग जो है ये सभी नदियां पढ़ेंगे, जितनी भी नदियों का जिक्र यहां पर किया गया है सारी नदियां हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना कि कौन सी नदी अपना पानी कहां पर ले जाती है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन जो है आता है, अभी मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों को इसका आंसर देना है तुरंत। मैं वीडियो में आप लोगों को इसका आंसर नहीं दूंगा, आप लोग यहां पर बताइए। यहां पर ये क्वेश्चन जो है बताया गया, पूरा भारत आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है कि कुल अपवाह क्षेत्र का 77%, मतलब अधिकतर नदियां, ऐसा क्वेश्चन आएगा, भारत में बहने वाली अधिकतर नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। क्यों? आप ये बताइए कि इतनी सारी नदियां हैं, क्यों अपना ये पानी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर रही हैं? अधिकतर नदियों की मैं बात कर रहा हूं, अरब सागर में क्यों नहीं कर रही हैं, या फिर दक्षिण भारत यानी हिंद महासागर में क्यों नहीं कर रही हैं? आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। हम लोगों ने अपवाह द्रोणी भी पढ़ ली है। अपवाह द्रोणी तो याद आ रहा है ना, पहली जब हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट करी तो पहली स्लाइड पर ही अपवाह द्रोणी की डेफिनेशन थी, एक नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। और जलग्रहण की भी हम लोगों को परिभाषा जो है जल संभर की भी बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए, हम लोग अगर जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को डिवाइड करें तो इसे हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक बड़ी द्रोणी, एक मध्यम द्रोणी और लास्ट में आएगी लघु द्रोणी। देखिए, प्रमुख नदी द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, ऐसी अपवाह द्रोणी जिसका क्षेत्र, टोटल अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, अब टोटल क्षेत्र मतलब कैसे की बात हो रही है, सपोज करिए कोई नदी बह रही है, उसमें अन्य मान लीजिए सहायक नदियां जो है इस तरीके से आकर मिल रही हैं, तो इस तरीके से जो क्षेत्र बनता है ना उसको हम लोग अपवाह द्रोणी बोलते हैं। तो इस अपवाह द्रोणी के बेसिस पर हम लोगों ने 3 डिवीजन किए हैं, एक सबसे बड़ा डिवीजन, फिर मध्यम डिवीजन और एक सबसे छोटा। तो यहाँ पर सबसे बड़े डिवीजन की बात हो रही है कि प्रमुख नदी द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, इसमें कौन कौन सी नदी द्रोणियां हैं, 14 नदी द्रोणियां शामिल है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक। ये सभी जो नदियां हैं जो अपना पानी लेकर आती हैं, ये सबसे बड़ी जो नदियां हैं, इनका जो क्षेत्रफल है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से क्या है, अधिक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरी अगर हम नदी द्रोणी की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं मध्यम नदी द्रोणी, ठीक है, जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से लेकर 20,000 के बीच है। आप लोगों को 3 श्रेणियां जो है वो याद रखनी है। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था 20,000, ठीक है, 20,000 से ज्यादा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, 20,000 से ज्यादा, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी अपवाह द्रोणी। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था 2,000 से लेकर 20,000, क्या, 2,000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर। और लास्ट में जो तृतीय आएगी, मतलब लघु नदी द्रोणी जो आएगी वो आएगी 2,000 से कम।
ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। मध्यम नदी द्रोणी, लघु नदी द्रोणी। मध्यम नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच है और इसमें 44 नदी द्रोणियां शामिल हैं, जैसे कि कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि, ये सभी नदियां हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर लघु नदी द्रोणी की बात करूं तो इनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से क्या है, कम है। इसमें न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां आ जाती हैं। भारत में बहुत सी नदियां बहुत ज्यादा छोटी छोटी नदियां हैं भारत में बहती हैं, तो उसमें वो सभी नदियां आ जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 नदी द्रोणी जो है पढ़ ली, बड़ी, मध्यम और छोटी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, उद्गम के प्रकार, प्रकृति विशेषताओं के आधार पर भी भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया जा सकता है। क्या लिखा हुआ है कि उद्गम की प्रकृति मतलब नदियां किस तरीके से निकली हैं। अगर हम इस तरीके से डिवीजन करें तो पूरे भारत की नदियों को 2 तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक डिवीजन हो गया हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा जो डिवीजन हो गया वो हो गया प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, यद्यपि इस डिवीजन या ये जो हम डिवीजन करते हैं, इस विभाजन योजना में दिक्कत ये है कि इसमें चंबल, बेतवा, सोन, ये सभी नदियां जो है ना, उनका वर्गीकरण अच्छे से नहीं हो पाता। ये मैं समझाऊंगा क्यों। क्योंकि उत्पत्ति आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है, फिर भी यह अपवाह तंत्र वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। देखिए क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि भाई पूरे भारत की नदियों को ना हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण यही हो जाएगा। सर्वाधिक मान्य मतलब सर्वाधिक जिसको स्वीकृति मिली हुई है। 2 तरीके के वर्गीकरण है। एक हम लोगों ने देखा हिमालय से निकलने वाली नदियां। अब हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं वो बात तो आप लोगों को पता ही है। जैसे कि मान लीजिए गंगा की मैं बात करूं, गंगा हो गया, फिर ब्रह्मपुत्र हो गया, फिर मैं मान लीजिए सिंधु की बात करूं, फिर गंगा में जो अन्य सहायक नदियां हैं, मान लीजिए यमुना हो गया, फिर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये जो डिवीजन आप लोगों को देखने को मिला, एक डिवीजन, इसे हम लोग बोलते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र? हिमालयी अपवाह तंत्र। अब एक चित्र ये वाला हो गया, दूसरा चित्र देखिए यहाँ पर, ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां निकलती है कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये जो अपवाह तंत्र हो गया, इस अपवाह तंत्र को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो 2 तरीके के अपवाह तंत्र हम लोगों ने पढ़ लिए। एक हो गया हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा जो हम लोगों ने अपवाह तंत्र देखा ये हो गया कौन सा? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इस तरीके से जो डिवीजन हम लोग जो है नदियों का किया जा सकता है और हम लोग करते हैं, और ये सर्वाधिक मान्य डिवीजन है। आप लोगों को एग्जाम की दृष्टिकोण से यही डिवीजन याद रखना है। अब यहाँ पर जो मैंने नदियां बनाई हैं इनको हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक नदी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि वो कहाँ से निकल रही है, उनकी लंबाई कितनी है, कहां पर अपना जल विसर्जित करती है, एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ डिवीजन देखा, लेकिन यहां पर देखिए इस डिवीजन में एक दिक्कत यह है, ये कहा जा रहा है कि इस डिवीजन में चंबल, बेतवा, सोन ये नदियों का डिवीजन नहीं आ पाता। दिक्कत यह है कि चंबल, सोन, बेतवा जो है ना वो यहां से निकलती है ना वो यहां से निकलती है और बीच की ही किसी नदी में आकर मिल जाती हैं। सपोज करिए मैं सोन की बात करूं, सोन की मैं बात करूं तो सोन निकल रही है प्रायद्वीपीय भारत से, अमरकंटक के पठार से निकल रही है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ये देखिए यहां पर मैं अगर सोन जो है यहां पर रिवर सोन नदी का उद्गम जो है मैं बता देता हूं। सोन नदी इस तरीके से निकलती है और बिहार पटना के पास जो है गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अब भाई निकल प्रायद्वीपीय भारत में रही है, मिल कहां जा रही है? मिल जा रही है हिमालयी नदियों में। तो इस तरीके से इस जो नदियों का वर्गीकरण है ना, इसमें कुछ नदियां सही नहीं बैठती इस तरह। और यदि मैं बात करूं चंबल की, चंबल भी जो है ना मध्य प्रदेश में एक महू जगह है, वहां से जो है चंबल नदी निकलती है और यमुना में जो है जाकर मिल जाती है। अब यहां पर भी दिक्कत यह है कि निकल प्रायद्वीपीय भारत से रही है और मिल कहां जा रही है? मिल रही है हिमालयी नदियों, हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं उनमें से किसी नदी में मिल जा रही है। तो इस तरीके के वर्गीकरण में ये जो नदियां हैं इनका वर्गीकरण अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जो है ये वर्गीकरण का सर्वाधिक मान्य आधार है। मतलब हमारे पास कोई दूसरा जो है चारा नहीं है यदि हम इस वर्गीकरण को नहीं माने तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए हम हिमालयी अपवाह की अगर बात कर लें तो हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर से विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां शामिल हैं। यहाँ की नदियां 12 हैं क्योंकि ये बर्फ पिघलने वर्षण दोनों पर निर्भर करती हैं। अगर मैं हिमालयी अपवाह तंत्र का एक यदि ब्रीफ इंट्रोडक्शन या सूक्ष्म यदि कम समय में अपनी बात आप लोगों को बताना चाहूँ तो यहाँ पर जो है बातें बताई गई हैं कि हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर से विकसित हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि हिमालयी अपवाह तंत्र जो है वो बहुत कम समय में बन गया हो, बहुत लंबे जो साल है, लाखों साल लग गए जब इस अपवाह तंत्र का विकास हुआ। और हिमालयी अपवाह तंत्र की जो 3 प्रमुख नदियां वो कौन कौन सी हैं? एक है गंगा,
सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां। यहाँ की नदियां क्या है, 12 मासी। 12 मासी मतलब इनमें 12 महीने जो है जल की उपलब्धता बनी रहती है, क्योंकि ये बर्फ पिघलने और वर्षण दोनों पर निर्भर करती हैं। 12 महीने इनमें जल पानी क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ की नदियां जो है बर्फ पिघलने से भी अपना पानी ले लेती है, मतलब बर्फ पिघलता है तो इनके पास पानी आ जाता है, और दूसरी बात जब बारिश होती है तब भी इनके पास पानी आ जाता है। ये हिमालयी नदियों की बात कर रहा हूं मैं। प्रायद्वीपीय नदियों में 12 महीने पानी नहीं रहता, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियां कहां से निकलती हैं, प्रायद्वीप से निकलती हैं, दक्षिण भारत से निकलती हैं। अब यहां पर कोई बर्फ थोड़ी ना है जो साल भर जमी है, साल भर नहीं है तो पानी कब आएगा, पानी सिर्फ तब आता है जब मानसून आता है। लेकिन हिमालयी नदियों में पानी 12 महीने रहता है। ये नदियां गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं जो हिमालय के उत्थान के साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित है। गहरे महाखड्ड जो होते हैं उनको इंग्लिश में बोला जाता है गॉर्जेस। गॉर्जेस कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा वी आकार की घाटी। मान लीजिए कोई नदी है जो इस डायरेक्शन में बह रही है, डायरेक्शन में बहने के बाद जो है मान लीजिए एक ऐसी चट्टान पड़ी जो कि बहुत ज्यादा मुलायम थी, तो ये पानी जो है नदी का वो इस चट्टान को ऊर्ध्वाधर क्या कर देता है, काट देता है। अगर पानी को चट्टान को काट देता है तो यहाँ पर जो है एक घाटी बन जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं वी आकार की घाटी। इस तरीके की घाटी अगर चौड़ी हो जाती है, विस्तारित हो जाती है, तो उसे बोला जाता है गॉर्ज या फिर महाखड्ड। देखिए कितना सुंदर जो है नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है गॉर्ज या फिर महाखड्ड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो डेफिनेशन है गॉर्ज की, ये जो मैंने बताई, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और क्या कहा गया है हिमालयी अपवाह के बारे में। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां, शिप्रिकाएं, जलप्रपात भी बनाती हैं। अब ये जो नदियां जो हिमालय से निकली हुई है ना, ये गॉर्ज बनाती है, तो हम लोग को पता है गॉर्ज क्या है, वी आकार की घाटी का ही एक विस्तारित प्रतिरूप है। दूसरी बात, शिप्रिकाएं क्या होती हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ नदियां जो है वो स्टेप्स, मान लीजिए कोई पर्वत है, मान लीजिए कोई पर्वत है इस तरीके से, तो वह पानी जो है इस तरीके से जो बहकर आता है स्टेप्स के फॉर्म में, उसे हम लोग बोलते हैं शिप्रिकाएं। देखिए यहाँ पर शिप्रिकाओं का चित्र जो है आप लोगों को बताया गया है। स्टेप्स आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली दिख रहे हैं कि यहाँ से जो नदियां हैं वो इस तरीके से स्टेप्स के माध्यम से बहकर आ रही हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं शिप्रिकाएं या रैपिड्स इंग्लिश में बोला जाता है। और वाटरफॉल यानी जलप्रपात तो आप लोगों को पता ही है, बहुत फेमस जलप्रपात, चाहे वो नियाग्रा का जलप्रपात हो, अपने इंडिया की अगर मैं बात करूं तो धुआंधार जो जलप्रपात है जो कि कहां पर स्थित है, जो स्थित है जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, वो जलप्रपात भी बहुत ज्यादा फेमस है। आप लोगों ने उसमें आगे हम लोग जब नर्मदा नदी पढ़ेंगे ना, तो उस जलप्रपात का मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डायग्राम पता चल जाए, या फिर उस जलप्रपात के बारे में कुछ अच्छी जो बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जो जनरल नॉलेज के लिए, और जो कि इंटरेस्टिंग बातें जो उस जलप्रपात को जो है बहुत सारी जगह दिखाया भी गया है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब ये मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां जैसे समतल घाटियों, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये देखिए आकृति हम लोगों ने देखी थी, जो वी आकार की घाटियां, शिप्रिकाएं, जलप्रपात, ये हम लोगों ने देखा, ये तो पहाड़ी क्षेत्रों में निर्मित होते हैं। अगर ये नदियां मैदानी क्षेत्रों में चली जाए तो कौन सी स्थलाकृतियां बनाती हैं, ये बनाती हैं समतल घाटियां, ये बनाती हैं गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वहिकाएं, ये सब। अब गोखुर झील क्या होती है, गोखुर झील देखिए, मान लीजिए कोई नदी जो है इस तरीके से सर्पिलाकार वे में बह रही है, मान लीजिए इस तरीके से सर्पिलाकार वे में बह रही है। अब नदी का पानी, मान लीजिए नदी में बाढ़ आई, नदी में बाढ़ आई या फिर किसी कारण से नदी में पानी ज्यादा हुआ, तो ये सोचती है नदी कि अपना मैं इस तरीके से सर्पिलाकार जो है वे में बहने की अपेक्षा जो है मैं डायरेक्ट जो है ये वाला पाथ जो है ट्रेवल कर लेती हूँ, मतलब यहाँ से जो नदी है डायरेक्ट इस धारा में मिल जाती है। तो आप लोगों को पता चले ये वाली धारा तो सूख जाएगी या फिर अलग हो जाएगी, तो ये वाली धारा जो अलग थलग पड़ गई, इस धारा को, इस झील, यहाँ पर एक झील, क्योंकि पर पानी तो भरा ही रहेगा, तो इसको बोला जाता है गोखुर झील। नाम से स्पष्ट हो रहा है, गो मतलब आप लोगों ने देखा होगा गाय के जो खुर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गोखुर, और इस तरीके से गाय के खुर की एक आकृति यहां पर निर्मित हो जाती है जिसमें पानी भरा जाता है। और स्थलाकृतियां क्या हुई, और स्थलाकृतियां समतल घाटियां मतलब प्लेन घाटी हो सकती है, बाढ़कृत मैदान हो सकते हैं, गुम्फित वहिकाएं मतलब यदि मान लीजिए बीच में कोई मिट्टी का ढेर इकट्ठा हो जाता है और आसपास से अगर पानी बहना लगता है तो उसे हम लोग बोलते हैं गुम्फित वहिकाएं। इसी तरीके से मान लीजिए डेल्टा क्या होता है, मान लीजिए मुहाने पर कोई नदी जो है, जैसे भारत है तो भारत में बहुत सी नदियां बह रही है, मान लीजिए गंगा नदी है, तो गंगा नदी जहां से बहकर आ रही है तो अपने साथ बहुत सारा कचरा या मलबा भी लेकर आएगी। तो वो कचरा और मलबा जो है मान लीजिए मुहाने पर, जहां वो नदी अपने तट पर समुद्र से मिलती है, तो वहां पर जो मलबा या कचरा इकट्ठा होता है और वहां पर जो स्थलाकृति निर्मित होती है उसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा।
ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्रों में इनमें सर्पिलाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो हिमालय क्षेत्र में तो रास्ता भाई टेढ़ा मेढ़ा तो रहेगा ही, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम हो जाती है तो नदियां जो है बहुत धीरे 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 अपना रास्ता तय करती हैं। तो धीरे धीरे मान लीजिए मैदानी क्षेत्र है, वो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र से नदियां जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो मैदानी क्षेत्रों में आई तो बहुत धीरे धीरे जो है अपना रास्ता तय करती हैं, क्योंकि स्पीड जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये बात जो है यहां पर लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए यहां पर एक नदी है जिसका नाम है कोसी नदी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ नदियां समतल मार्गों में अपना मार्ग जो है या समतल रास्तों में मार्ग जो है अपना वो बदल लेती हैं। तो यहां पर एक नदी बताई गई है जिसे हम लोग बोलते हैं कोसी नदी। ये नदी बिहार में बहती है और अपना मार्ग परिवर्तित करने के कारण जो है बहुत ज्यादा कुख्यात है, क्योंकि मार्ग जो है बार बार परिवर्तित करती है। तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है जब बाढ़ आ जाती है इस नदी में। तो इसे, इस नदी को इस कारण क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बिहार का शोक, यानी सोरो ऑफ बिहार। देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने बिहार में कोसी नदी पढ़ी, उसी तरीके से बंगाल में एक नदी बहती है जिसे हम दामोदर नदी बोलते हैं। जहां पर कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी हिस्सों में भारी मात्रा में अवसाद लेकर मैदानी भागों में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, वह परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। होता क्या है कि कोसी नदी जो है बाहर जब वो पर्वतों से निकलती है तो कोसी नदी जो है बहुत ज्यादा मलबा लेकर जो है अपना रास्ता तय करती है। जब वो मलबा जो है धीरे धीरे रास्ते में कहीं पर जो है इकट्ठा हो जाता है इस तरीके से, तो जब नदी बहकर आती है तो रास्ता क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। रास्ता ब्लॉक होने की वजह से नदी क्या है, अपना रास्ता जो है वो बदल देती है, और जिस भी जगह से ये नदी बहती है उस जगह पर जो है बाढ़ आ जाती है। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रहता है किसी भी क्षेत्र के लिए कि वो नदी का पाथ तो दूसरा था, अब वो नदी किसी मार्ग में अवरोध आने की वजह से अपना रास्ता बदल ले रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कौन सी नदी पढ़ी, यहां पर हम लोगों ने कोसी नदी के बारे में इंफॉर्मेशन गेन की। अब देखिए यहां पर एक हेडिंग दी गई है जिसका नाम है हिमालयी अपवाह तंत्र का विकास। हम लोगों ने ये तो देखा कि हिमालयी अपवाह तंत्र की विशेषताएं कौन कौन सी है, मतलब हिमालयी अपवाह तंत्र जो है एकदम नवीन है, नवीन तो है लेकिन बहुत ज्यादा जो है भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप वो उत्पन्न हुआ है। हिमालयी अपवाह तंत्र से जो नदियां आती हैं वो कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण करती है, हम लोगों ने गॉर्जेस देखे, जलप्रपात देखे, शिप्रिकाएं देखी, बहुत सारी चीज। लेकिन इस अपवाह तंत्र का विकास कब और कैसे हुआ, आइए हम लोग समझते हैं। हिमालयी पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में अभी मतभेद है। कहने का मतलब यह है कि अभी भी यह बात प्रूफ नहीं हो पाई है कि हिमालयी अपवाह तंत्र का विकास आखिर हुआ तो हुआ कैसे। मायोसीन कल्प में, मायोसीन कल्प मतलब देखिए जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे, जब हम दूसरी बुक पढ़ेंगे 11th की, तो उसमें आप लोगों को बहुत सारे कल्पों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि मायोसीन कल्प मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद के जो भी कल्प हैं या उसके पहले के जो भी कल्प हैं हम लोगों ने पढ़ने हैं। तो मायोसीन कल्प में मतलब 2.4 करोड़ से लगभग 50 साल पहले की अगर मैं बात करूं, एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्घ्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंध की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती थी। तो क्या कहा गया है यहां पर यह कहा गया है कि एक नदी जो है हिमालय के समानांतर बहा करती थी और समय क्या है लगभग 2.4 मतलब 2.5 करोड़ से लगभग 50 साल पहले तक एक नदी जो है हिमालय के समानांतर बहा करती थी। और कैसे वो बहती थी, लगभग असम से लेकर पंजाब तक, और अपना पानी कहां विसर्जित करती थी, पानी वो विसर्जित करती थी जहां पर आज अरब सागर है। बाद में क्या हुआ कि शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, इसमें रेत मृत्तिका जिसमें चिकनी मिट्टी, गोलाशमुबा, कोंगली मोरेट ये सभी शामिल है। हुआ क्या कि बाद में ये वाली जो नदी हम लोगों ने पढ़ी, एक आप इसको एक थ्योरी समझ सकते हैं कि पहले जो है लगभग 2.5 करोड़ से 50 साल पहले ये सभी नदियां नहीं हुआ करती थी जो नदियां आज हम देख रहे हैं। खासकर कौन कौन सी, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मैं बात करूं, ये नदी तंत्र नहीं हुआ करते थे और इनकी बजाय एक ही नदी हुआ करती थी जिसे हम लोगों ने क्या कहा, इसे हम लोगों ने कहा इंडो ब्रह्म। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है लगभग असम से लेकर पंजाब तक ये नदी बहा करती थी। बाद में ये जो नदी है 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। आइए हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। क्या हुआ, कालांतर में ये इंडो ब्रह्म नदी 3 प्रमुख अपवाह तंत्र में बट गई। और कौन कौन से 3 अपवाह तंत्र बने, एक अपवाह तंत्र बना जिसे हम
लोग बोलते हैं पश्चिम में सिंध और इसकी 5 नदियों वाला अपवाह तंत्र। दूसरा अपवाह तंत्र कौन सा रहा? मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी अन्य सहायक नदियों का। और तीसरा जो अपवाह तंत्र था वो था ब्रह्मपुत्र का भाग, वह हिमालय से निकलने वाली इसकी नदियों का एक अपवाह तंत्र। देखिए यहां पर बताया गया है बहुत अच्छे से। एक अपवाह तंत्र सिंधु नदी का है, तो इसे आप सिंधु नदी का अपवाह तंत्र बोल सकते हैं। दूसरा जो अपवाह तंत्र है वो है जो इसकी जस्ट पूर्व साइड अगर आप देखेंगे तो वहां से एक नदी निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब वो यहां से निकलती है मानसरोवर के पास से। और तीसरा जो अपवाह तंत्र बहुत ज्यादा फेमस, इंडिया का सबसे बड़ा, जिसे हम लोग बोलते हैं गंगा नदी का अपवाह तंत्र। इन तीनों अपवाह तंत्र की लोकेशन में एक बार और आप लोगों को बता दे रहा हूं, आइए यहां पर ध्यान से आप लोगों को बता दूं। देखिए यहां पर इंडिया है, इंडिया में अगर मान लीजिए अगर मैं तिब्बत के एरिया से बात करूं तो तिब्बत के एरिया से एक नदी सिंधु नदी निकलती है जम्मू कश्मीर वाले एरिया में बहने के बाद और बंगाल अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। और इस नदियों में जो जो सहायक नदियां आकर मिली, जो भी सहायक नदियां यहां पर आकर मिली उसे हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। दूसरा अपवाह तंत्र गंगा नदी का अपवाह तंत्र है जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। और तीसरा अपवाह तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र है। तो ये 3 अपवाह तंत्र हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। जब विशाल नदी, मतलब अगर मैं इंडो ब्रह्म नदी की बात करूं, इन तीनों नदियों के डिवीजन के पहले, तो विश्व विशाल नदी का इस तरीके से विभाजन कब हुआ? तो इसका भी एक काल है, वो है प्लीस्टोसीन काल। हिमालय के पश्चिमी भाग में वह पोटवार पठार के उत्थान के कारण हुआ। अब हुआ क्यों? क्योंकि एक नदी बहा करती थी जिसे हम लोगों ने इंडो ब्रह्म नदी कहा, और वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। आखिर हुई क्यों? क्यों हुई? क्योंकि वो दिल्ली रिज यानी पोटवार का जो पठार था उसका उत्थान हुआ। मतलब ये समझ लीजिए कोई भी नदी का डिवीजन होता क्या है, नदी सीधी सीधी चल रही है, बहते हुए चल रही है, उसका डिवीजन क्यों होगा? अगर मान लीजिए नीचे से कोई ऊर्ध्वाधर हलचल हुई और वो एरिया जो है ऊपर उठ गया, तो मान लीजिए कोई नदी बह रही है और बीच का कोई एरिया ऊपर उठ जाएगा, तो ऑब्वियसली नदी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड तो होनी ही है। इस तरीके से जो पश्चिमी भाग जो भारत का था उसका उत्थान हुआ, इस वजह से इस तरीके का डिवीजन संभव हो पाया। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक बन गया। इस प्रकार मध्य प्लीस्टोसीन काल में राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लगी। हुआ क्या कि 3 अपवाह तंत्र हम लोगों ने पढ़े। तीनों अपवाह तंत्र का डिवीजन क्यों हुआ? क्योंकि पश्चिमी भाग में जब उत्थान हुआ, पश्चिम मतलब यहां कहीं जब उत्थान हुआ तो 2 डिवीजन हो गया। किस किस का? एक डिवीजन हो गया सिंधु नदी तंत्र का और दूसरा हो गया गंगा नदी तंत्र का। बाद में जो है राजमहल की पहाड़ी, मतलब पश्चिम बंगाल और झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर जो डिवीजन हुआ तो वहां पर डिवीजन हो गया किस किस का? तो वहां पर हुआ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र का, जब इस एरिया का उत्थान हुआ। बात समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये बात नहीं है, बस एक काल्पनिक थ्योरी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि इन नदी तंत्रों का विकास कब और कैसे हुआ इस बारे में अभी भी मतभेद है। लेकिन हुआ, यदि मैं एक माइथोलॉजिकल तो नहीं बोलना चाहिए, एक मान लीजिए एक थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो कहा जाता है कि एक नदी बहा करती थी जिसे हम लोग बोलते हैं इंडो ब्रह्म नदी, और उसका डिवीजन विभिन्न कालों में हुआ और जो नदियों का तंत्र विकसित हुआ उसे हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के रूप में पढ़ते हैं। यहां पर आप तीनों नदी तंत्रों की लोकेशन देख सकते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालयी अपवाह में अनेक नदी तंत्र है, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसे तो हिमालय क्षेत्र में बहुत सारी नदियां बह रही हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सैकड़ों नदियां जो है हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं, लेकिन वो जो नदी तंत्र अगर हम यदि पढ़ने की हम लोग बात करें तो हमें सिर्फ 3 नदी तंत्र पढ़ने हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये 3 नदी तंत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा बड़े हैं, और जितनी भी नदियां हैं वो इन्हीं 3 नदियों में आकर जो है या तो मिल जाती हैं या अपना जल विसर्जित कर देती हैं। इस तरीके से हम लोग को 3 नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है, एक एक करके हम लोगों को तीनों नदी तंत्र के बारे में विस्तार से इंफॉर्मेशन जो है यहां पर ग्रहण करनी है और मुझे आप लोगों को यहां पर देना है। किसी भी नदी के बारे में देखिए, यदि जब हम लोग पढ़ेंगे तो 2-3 बातें आप लोगों को याद रखनी है। पहली चीज सबसे महत्वपूर्ण कि उस नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, ठीक है। मैं यहां पर देखिए चाहूं तो यहां पर जो है गूगल से मैप डाउनलोड करके डायरेक्ट जो है यहां पर इंसर्ट कर सकता हूं, आप लोगों को वो मैप बता सकता हूं, लेकिन बार बार जब मैं स्लाइड बताऊंगा यहां पर तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हाथों से जो है उस नदी का मैप आप लोगों को बताऊं। जब मैं बार बार बताऊंगा तो आप लोगों को भी आदत जो है हो जाएगी और आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस भी वैसे ही करनी है जैसे मैं बता रहा हूं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को यह भी बताया है, पहले भी बार बार ये आप लोगों से निवेदन किया है कि जहां पर आप पढ़ रहे हैं
स्टडी टेबल, वहां पर उसके सामने आप लोगों के 2 मैप तो होना ही चाहिए। एक विश्व मानचित्र, एक दुनिया का जो है मानचित्र आपके पास होना चाहिए जिसमें सारे देश जो है वो बने हो। दूसरा मानचित्र आपके पास होना चाहिए भारत का। तो भारत का मैप भी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखिए। तो यहां पर जब मैं नदी बताऊंगा ना, तो नदियों की लोकेशन आप लोगों को उस मैप पर जो है बनानी है, और नदियों का पाथ किस तरीके से जो है मैप पर ट्रेवल करेगा वो वहां पर आप लोगों को इंसर्ट करना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 3 नदी तंत्र हम लोगों को पढ़ने हैं। 3 नदी तंत्र पढ़ने हैं, तो सबसे पहले जो 3 नदी तंत्रों की तंत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो उनमें सबसे बड़ी जो नदी है वो तो पढ़ लें। जैसे कि अगर मैं सिंधु नदी तंत्र की बात करूं, तो सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी जो आगे की स्लाइड्स होने वाली हैं वो किस तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र में हम लोग सिंधु सबसे पहले नदी पढ़ेंगे, क्योंकि वही तो नदी तंत्र का मेन हिस्सा है, मेन पार्ट है। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी पढ़ेंगे, और सिंधु नदी के बाद अन्य जो उसमें सहायक नदियां आकर मिल रही हैं उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हो गई हम लोगों के पढ़ने की बात कि आगे हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज याद रखनी है। मान लीजिए अगर मैं कोई भी नदी जो है आप लोगों को बताता हूं, तो आप लोगों को जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि उस नदी का उद्गम स्रोत कहां पर है, मतलब वो नदी निकली कहां से। दूसरी चीज आप लोगों को याद रखनी है कि उस नदी की लंबाई कितनी है, और तीसरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि वो नदी अपना जल विसर्जित कहां करती है। ये 3 चीजें तो आप लोगों को याद होनी ही चाहिए। अन्य चीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कोई नदी है जिसमें मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा फेमस चीज है, मान लीजिए एक रिवर है जिसका नाम मैं बोलता हूं सतलज नदी। सतलज नदी पर एक फेमस बांध बना हुआ है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल डैम या बांध। तो ये डैम जो है आप लोगों को याद रखना है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है, वो आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि वहां पर एक फेमस मूर्ति है जिसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इस तरीके से आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, जो विभिन्न नदियों के बारे में, परियोजनाओं के बारे में दिए जाएंगे, वो आप लोगों को याद रखना है। लेकिन 3 चीजें तो आप लोगों को याद ही रखना है। पहला उद्गम स्रोत, दूसरा मतलब उद्गम मतलब वो नदी कहां से निकलती है, दूसरा नदी की लंबाई, और तीसरी चीज जो आप लोगों को याद रखनी है वो रखनी है कि वो नदी अपना जल कहां पर विसर्जित करती है। ये तो बात हो गई कौन कौन सी, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। गंगा के बारे में खास बात ये आप लोगों को याद रखनी है कि गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां तो सिंधु की भी हैं, ब्रह्मपुत्र की हैं। वो सहायक नदियां याद तो होनी ही चाहिए, लेकिन गंगा में क्या है, उन सहायक नदियों के बारे में भी डिटेल्स जो है आप लोगों को पता होने चाहिए कि उन सहायक नदियों की लंबाई भी कितनी है। तो वो जब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी हम लोग सिंधु नदी तंत्र पर फोकस करते हैं, और उस नदी तंत्र के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है आइए हम लोग यहां पर ग्रहण करते हैं। अब मैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में ही सिर्फ बात कर रहा हूं। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। मतलब कहने का मतलब यह है कि सिंधु नदी, अगर मैं बहाव की बात करूं, तो सिंधु नदी में बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। तो सिंधु नदी में बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, और टोटल क्षेत्रफल यदि मैं बात करूं कितने क्षेत्रफल पर यह अपवाह तंत्र है, तो यह अपवाह द्रोणी जो है वो लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर पे है। तो क्या 11,65,000 वर्ग किलोमीटर एरिया हमारे ही अंडर में है? नहीं। इसका जो अधिकतर जो क्षेत्रफल आता है ना, इसका जो अधिकतर क्षेत्रफल आता है वो पाकिस्तान में आता है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ जो क्षेत्रफल है वो है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। इस नदी की कुल लंबाई वेरी आईएमपी कितनी है, 2,880 किलोमीटर, और 2,080 किलोमीटर में से 1,114 किलोमीटर ये नदी जो है वो भारत में बहती है। और इसका जो अदर जो है, मतलब दूसरा जो पार्ट है, मतलब इसका 2,880 में से अगर मैं 1,114 जो है माइनस कर दूंगा, और जितना भी आंसर आएगा वो जो लंबाई रहेगी वो पाकिस्तान में ये नदी ट्रेवल करती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली जो आ गई होगी। और क्या लिखा हुआ है कि भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। मतलब भारत में जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, उन नदियों में सबसे पश्चिमी दिशा में जो नदी बहती है उस नदी का नाम सिंधु है। इसका उद्गम स्रोत क्या है, तो इसका ये जो निकलती है ये नदी तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू एक हिमनत है, यानी ग्लेशियर है, वहां से ये जो नदी है वो निकलती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। कहां से? तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू हिमनत से ये नदी निकलती है। अब हम लोगों को पता है कि ज्योग्राफी में अगर हम लोगों को कोई लोकेशन बतानी होती है तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का यूज किया जाता है। तो यहां पर अक्षांश और देशांतरी स्थिति जो है जिस उस हिमनत की बताई गई है, क्या स्थिति है, 31 डिग्री से लेकर 15 मिनट और 80 डिग्री 40 मिनट से पूर्व। और इसकी जो ऊंचाई है, अगर मैं इस नदी की बात करूं तो लगभग जो है वो 4,164 मीटर की ऊंचाई से ये वाली नदी या निकलती है। मतलब हिमनत की जो ऊंचाई है वो 4,164 मीटर है। इस पूरी स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो यही है कि
तिब्बत में एक जगह है एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, बोगरचू, जहां से इस नदी का उद्गम होता है। अक्षांश और देशांतरी स्थिति आप लोगों को याद नहीं रखनी है। किस किस नदी की आप याद रखेंगे? अक्षांश और देशांतरी स्थिति भारत की, अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है। तिब्बत में इस नदी को क्या कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तिब्बत में इस नदी को कहा जाता है सिंगी खम्मान, या फिर इसे कहा जाता है शेरमुख। सिंगी खम्मान को ही हम लोग शेरमुख बोल सकते हैं। लद्दाख व जांस्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई ये लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। ये जो नदी है वो तिब्बत क्षेत्र में सिंगी खम्मान और शेरमुख नाम से जानी जाती है, और लद्दाख व जांस्कर श्रेणियों के बीच। देखिए यहाँ पर एक चीज जो समझने वाली है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को हिमालय पर्वत श्रेणियों के बारे में बताया था कि हिमालय पर्वत श्रेणियां किस तरीके से बनी हुई हैं। देखिए, एक हम लोगों को पता है कि बृहद हिमालय जो है एक श्रेणी है। बृहद हिमालय के नीचे जो है मध्य हिमालय श्रेणी है, और मध्य हिमालय के नीचे जो है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी है। तो इस तरीके से 3 पर्वत श्रेणियों का जिक्र हम लोगों ने बहुत अच्छे से कहा है। तीनों को कहा जाता है हिमालय पर्वत श्रेणी। बात समझ में आ रही है? फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि हिमालय पर्वत श्रेणी के ही उत्तर में, हिमालय पर्वत श्रेणी के ही उत्तर में एक पर्वत श्रेणी है जिसे हम लोग पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय कहते हैं। इस ट्रांस हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जिनको मैं बता देता हूं। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। क्या बोलते हैं? काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। ये 3 जो पर्वत श्रेणियां हैं वो हिमालय पर्वत श्रेणियों का पार्ट नहीं है। ये ट्रांस हिमालय यानी जो ट्रांस हिमालय जिसे हम लोग पार हिमालय बोलते हैं उसका पार्ट है। तो यहां मैंने क्या बताया? काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर और लद्दाख के बीच एक नदी बहती है जिस नदी का नाम क्या है? सिंधु। ये बात यहां पर लिखी गई है कि लद्दाख व जांस्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई ये लद्दाख और बाल्टिस्तान में प्रवेश करती है। ये बात समझ में आ रही है? आप लोगों को जो याद रखना है वो ये याद रखना है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि सिंधु जो नदी है वो कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सिंधु नदी लद्दाख और जांस्कर श्रेणियों के बीच बहती है। इसीलिए मैंने यहां पर ये वाला मैप बनाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लद्दाख श्रेणियों को काटते हुए यह नदी जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। गिलगित के समीप यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जगह है कि यह नदी जो है किस तरीके से अपना पाथ जो है बनाती है, ट्रेवल करती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो नदी है वो किस श्रेणी को जो है काटती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का जो है निर्माण करती है। महाखंड मतलब गौर्ज की मैं बात करता हूं, ठीक है, बात कर रहा हूं यहां पर। यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस स्लाइड में आप लोगों को याद रखनी है कि किस श्रेणी को यह नदी काटती है, तो वही लद्दाख श्रेणी को काटते हुए जम्मू कश्मीर में यह जो है एक महाखंड का निर्माण यानी गौर्ज का निर्माण करती है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सी नदियों के बारे में जो जो चीजें आप लोगों को याद रखनी है। सहायक नदियां आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सहायक नदियों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो तो ये वाली हैं जो पंजाब प्रांत में बहती हैं, लेकिन कुछ छोटी सहायक नदियां वो कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, जांस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग और द्रास। अब देखिए यहाँ पर जांस्कर का नाम लिखा हुआ है, जांस्कर रिवर भी है और जांस्कर श्रेणी भी है, ये आप लोगों को याद रखना है। श्योक, गिलगित, जांस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग, द्रास। आप लोगों से सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नुब्रा इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो नुब्रा जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें आकर मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख सहायक नदियां खुर्रम, तोची, गोमल, बिबुआ और संगर, ये सभी नदियां जो है पाकिस्तान में बहती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही यह नदी जो है वो पाकिस्तान वाले एरिया में प्रवेश करती है, पाकिस्तान वाले एरिया में प्रवेश करने के बाद जो है इस नदी के दाहिने तट पर एक नदी इसमें आकर मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं काबुल। और बहुत सारी नदियां मिलती हैं, अन्य नदियां जो सहायक नदियां हैं जैसे कि खुर्रम, तोची, गोमल, बिबुआ, संगर, ये सब नदियां पाकिस्तान में बहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोगों को याद नहीं रखना है। काबुल एक महत्वपूर्ण नदी थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी। और बाद में कराची के पूर्व साइड, यहां पर मान लीजिए कराची एक प्रमुख शहर है, उसके पूर्व साइड जो है ये नदी बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। बात समझ में आ रही है? आगे ये स्लाइड भी आएगी, मैं बता देता हूं। ये सब नदियां सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं। कौन सी नदियां? ये जो मैंने बताई ना अभी, ये वाली छोटी छोटी जो पाकिस्तान में बहती है, ये सभी नदियां कहां से निकलती हैं? ये निकलती है सुलेमान श्रेणी जो कि पाकिस्तान में ही स्थित है। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद का जल जो है वो प्राप्त करती हैं। पंचनद मतलब, पंच का मतलब होता है 5, नद का मतलब होता है नदियां।
अब देखिए जो सहायक नदियां आप लोगों को याद रखनी है, ऐसी सहायक नदियां जो पाकिस्तान में मिल रही हैं ऑब्वियसली आप लोगों को क्यों याद रखनी होगी, आप लोगों को जो सहायक नदियां जो भारत में बहती हैं, जो सिंधु की सहायक नदियां, वो आप लोगों को याद रखनी है। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब मैं इन 5 नदियों का मैप आप लोगों को बता रहा हूं, ये मैप आप उस तरीके से ही बनाएंगे जिस तरीके से मैं आप लोगों को यहां पर ड्रॉ करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण नदी है वो है सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु। सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसे हम लोग बोलते हैं चिनाब। कौन सी नदी? चिनाब। ये मैंने बनाई सिंधु नदी, यहां सिंधु, ये बनाई मैंने चिनाब, फिर बनाई मैंने झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। बात समझ में आ रही है? ये नदी का मैप आप लोगों को बनाना आना चाहिए, फिर से बना देता हूं। देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने बनाई सिंधु, चिनाब जो सबसे बड़ी नदी है, फिर झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। देखिए इस तरीके से नदी का मैप आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए ये वाला जो मैप है, ये वाला मैप मैंने आप लोगों को बनाया है, ये वाला। अब ये मैप डायरेक्ट मैंने इंसाइड तो कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बनाना नहीं आना चाहिए। एग्जाम में तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास ये वाला मैप तो रहेगा नहीं कि चिपका दिया, एग्जाम में तो आप लोगों को जो है ये वाला मैप वहां पर बनाना आना चाहिए। तो बार बार मैंने आप लोगों से कहा है मैप की प्रैक्टिस करना है। ज्योग्राफी इसेंशियल पार्ट है। यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो भाई ईयर मेंशन करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे ही जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, तो उसमें आप लोगों को मैप में ये सारी चीजें बनानी आनी चाहिए। तो ये सभी नदियां जो हम लोगों ने पढ़ी, ये कहां मिलती हैं? ये नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट के निकट पंचनद का जल जो है प्राप्त करती हैं। ये 5 नदियों के कारण ही, इन 5 नदियों के कारण, ये 5 नदियां मतलब सिंधु के अतिरिक्त जो 5 नदियां हैं, इन 5 नदियों के कारण ही पंजाब का नाम क्या है? पंज-आब। पंच मतलब 5, आब मतलब पानी। ये 5 नदियों का पानी पंजाब प्राप्त करता है, इसलिए पंजाब का नाम पंजाब है। पंचनद नाम पंजाब की 5 प्रमुख नदियां कौन कौन सी? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। भारत में अगर सिंधु नदी की बात की जाए तो भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है, जो अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली स्लाइड, जो मैप मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले हम लोगों को मुख्य नदी पढ़नी है और उसकी सहायक नदी पढ़नी है। हम पढ़ क्या रहे हैं? लेकिन हम पढ़ रहे हैं विभिन्न नदी तंत्रों के बारे में। विभिन्न नदी तंत्र मतलब प्रमुख जो नदी तंत्र हैं वो हिमालय के, एक सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और ये सभी नदी तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। भूलना नहीं है हम पढ़ क्या रहे हैं। अभी हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिया है। सिंधु नदी तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं झेलम नदी के बारे में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि झेलम नदी कहां से निकलती है, तो झेलम नदी वेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चिनाब नदी में आ मिलती है। ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले मतलब जो झेलम नदी है वो भी पाकिस्तान में जो है प्रवेश करती है, लेकिन बहती कहां पर है? भारत की अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर में एक जो है ये नदी बहती है और वहां पर 2 फेमस झील हैं। एक का नाम है डल झील, वुलर झील। वहां पर जो है बहुत फेमस झील जो है का पानी जो है वो झेलम नदी कहीं उन झीलों में पानी भरा हुआ है। तो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए तंग और गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से जा मिलती है। तो पाकिस्तान में चिनाब नदी जो है वहां पर ये नदी जो है अपना जल जो है चिनाब नदी में मिला देती है। यहाँ पर मैप में आप लोग देख सकते हैं ये सिंधु नदी है। देखिए सिंधु नदी जा रही है ये। अब देखिए सिंधु नदी में सबसे बड़ी जो सहायक नदी जिसका मैंने जिक्र किया ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी में ही जो है वो झेलम नदी आकर मिल जा रही है। तो झेलम नदी जो है अपना जल कहाँ विसर्जित कर रही है? चिनाब में। चिनाब सिंधु की सहायक नदी है और चिनाब जो है अपना जल जो है वो सिंधु नदी में ले रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को झेलम नदी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों को पढ़ना है चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में फेमस चीज क्या है कि चिनाब नदी सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चंद्र और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनी है। देखिए चिनाब जो नदी है ना वो 2 सरिताओं मतलब 2 नदियों के मिलने से चिनाब नदी की उत्पत्ति हुई है। एक नदी है जिसको बोला जाता है चंद्र और दूसरी जो नदी है उसको बोला जाता है भागा। तो चंद्र और भागा नाम की 2 नदियां आपस में मिलती हैं और एक नदी बनाती है जिसका नाम है चिनाब नदी। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में कलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती हैं, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कलांग के निकट टांडी में जो है ये दोनों सरिताएं, कलांग के निकट टांडी में, और ये जगह कहां है? हिमाचल प्रदेश में। वहां पर ये दोनों सरिताएं मिलती हैं जहां से इसे
चिनाब नदी या फिर हम लोग बोल सकते हैं चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। मतलब पाकिस्तान में यह नदी बहती है, उसके पहले भारत में ये कितना बहती है, भारत में ये 1180 किलोमीटर जो है बहती है। तो ये चिनाब नदी हम लोगों ने पढ़ा, दो सरिताओं के मिलने से बनती है। दो सरिताएं कौन सी हैं, चंद्र और भागा। और चंद्र और भागा कहां पर मिलती है, कलांग के निकट टांडी में। भारत में ये नदी कितनी बहती है, तो भारत में ये नदी 1180 किलोमीटर बहती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों को जिस नदी के बारे में पढ़ना है उस नदी का नाम है रावी। सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है ये भी। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों से रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। तो रोहतांग दर्रे का नाम आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रोहतांग दर्रा पहली बात क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता जिसे हम लोग दर्रा बोलते हैं, वहां से यह नदी निकलती है। दर्रे का नाम क्या है, रोहतांग दर्रा, और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है। राज्य की जो चंबा घाटी है, कहां पर, किस राज्य की बात चल रही है, हिमाचल प्रदेश की बात चल रही है। हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से यह नदी बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चिनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग व धौलाधार के बीच प्रदेश में प्रवाहित होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रावी नदी कहां से निकलती है, तो रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट नदी है व्यास नदी। व्यास नदी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण नदी जो समुद्र तल से 4000 मीटर की जो ऊंचाई पर है, रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। रोहतांग दर्रे से दो नदी निकलती हैं, एक रावी, दूसरा व्यास। और व्यास जो नदी है वो रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहां हरिके के पास सतलज नदी में आकर मिल जाती है। देखिए व्यास नदी जो है ना वो सतलज नदी में जो है आकर मिल जाती है। और कौन सी जगह है, जगह है हरिके। हरिके बैराज परियोजना जो है आप लोगों ने सुना होगा, मिल जा रही है सतलज में। सतलज खुद कहां मिल जा रही है, सिंधु में। ठीक है, तो ये नदी जो है आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। लास्ट में जो नदी आप लोगों को याद रखनी है, लास्ट में जो नदी का नाम है वो है सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में जो खास बात है वो ये कि सतलज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। वेरी 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 आईएमपी। सतलज नदी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कहां से निकलती है, मानसरोवर के पास राक्षस ताल नाम की एक जगह है, वहां से ये नदी निकलती है। ऊंचाई की बात की जाए तो 4555 मीटर की ऊंचाई। इंपॉर्टेंट नहीं है ऊंचाई, जगह इंपॉर्टेंट है। जगह का नाम है राक्षस ताल। कहां पर है, मानसरोवर के निकट। मानसरोवर कहां है, तिब्बत में। ठीक है, जहां इसे लांगचेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी को लांगचेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है तिब्बत में। भारत में प्रवेश करने से पहले ये लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखड्ड से निकलती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में शिपकिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। शिपकिला क्या है, एक पास है, दर्रा है, वहां से ये नदी निकलती है और पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है जिसका नाम है पूर्ववर्ती। एक नदी, ये पूर्ववर्ती नदी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि यह भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। तो आप लोगों को भाखड़ा नागल परियोजना का नाम पता होगा। भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो सतलज नदी पर बनी हुई है। चीज यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है वो ये कि एक पूर्ववर्ती नदी है। वैसे तो बहुत यहां पर जितनी नदियां हैं वो सभी पूर्ववर्ती नदियां हैं, लेकिन आप लोगों को जो टर्म यहां पर समझनी है कि पूर्ववर्ती नदी आखिर होती क्या है। देखिए पूर्ववर्ती नदी का मतलब यह है कि नदी तो जो है बहुत साल पहले से जो है नदियां जो है अपना पाथ जो है या नदियां बहकर आ रही थी। नदियों के बहने के क्रम में बीच में जो है ना पर्वतों की उत्पत्ति हुई। मान लीजिए बीच में पर्वत बन गया जिसका नाम था हिमालय पर्वत। ये धीरे धीरे इसका उत्थान हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये पर्वत का उत्थान हो रहा है ना वैसे वैसे ये नदी जो है पर्वत को काटते जा रही है। पर्वत को काटते हुए नदी जो है अपना रास्ता जो है पर्वत के बीच में से कहीं पर बना ले रही है। और ऐसी नदियां जो पर्वतों को काट कर जो है अपना रास्ता जो है वो बनाती हैं और पर्वत उत्थान से उन नदियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम तो अपना पाथ तय करेंगे भले ही पर्वतों को काट दे। ऐसी नदियों को बोला जाता है पूर्ववर्ती नदी। बात समझ में आ रही है। और ये जो नदी है जिसका नाम है सतलज, एक पूर्ववर्ती नदी है। अब हम लोगों को गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है। हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। सिंधु नदी और उसकी जो 5 सहायक नदियां थी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, उनके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारी बातें पढ़ ली हैं। अब हमें जिस नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है, नदी तंत्र का नाम है गंगा नदी तंत्र। भारत के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण
और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी जो नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र। देखिए, अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अपनी द्रोणी मतलब जितने एरिया में गंगा नदी बहती है उस एरिया के लिहाज से हम लोग बात करें या सांस्कृतिक दृष्टि से हम लोग बात करें तो गंगा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी नदी, जिस नदी द्रोणी की का क्षेत्रफल जो है भारत में सबसे बड़ा है तो वो गंगा नदी द्रोणी है। दूसरी बात कि सांस्कृतिक महत्व से जरूरी यदि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो गंगा नदी जो है महत्वपूर्ण क्यों है। भारत में जितने भी पवित्र नगर हम लोगों ने देखे हुए हैं, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे वो हरिद्वार हो, ये सभी नदी गंगा नदी के किनारे जो हैं, जब सभी जो नगर हैं वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इन सभी नगरों का सांस्कृतिक महत्व भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ये जो नदी है, मतलब मैं गंगा नदी की बात करूं, ये नदी निकलती कहां से है? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री क्या है? हिमनद है एक, मतलब ग्लेशियर है, वहां से 3900 मीटर की ऊंचाई से नदी निकलती है। उत्तरकाशी जिले का नाम, उत्तराखंड राज्य का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिसकी एक एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहां यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी जो है जब निकलती है तो वहां पर गंगा नाम इसका नहीं पड़ता, इसका नाम जो होता है वो होता है भागीरथी। यह मध्य व लघु हिमालयों को काटकर तंग महाखंड से होकर गुजरती है, देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा नदी कहलाती है। तो गंगा नदी जब शुरू में मिलती है तो गंगा नदी गंगा के नाम से नहीं निकलती, वो भागीरथी नाम से निकलती है और बाद में जब इसमें अलकनंदा नदी आकर मिलती है और स्थान है देवप्रयाग, वहां पर यह नदी जो है गंगा कहलाती है। आप लोगों ने बार बार, मैंने आप लोगों से कहा, एक चित्र जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से बार बार देखा होगा। देखिए उस चित्र पर मैं आप लोगों को ले चलता हूं। शुरुआत में जब हमारी स्लाइड हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जब हम लोगों ने इस वीडियो को पढ़ना, तब सबसे पहले जो चित्र था वो देवप्रयाग का ही था। आइए मैं उस चित्र में आप लोगों को ले चलता हूं। देखिए आप लोगों ने इस चित्र को देखा होगा इसमें अलकनंदा और भागीरथी जो है नदी मिल रही हैं और स्थान का नाम क्या है? स्थान का नाम है देवप्रयाग। वहां से ये जब ये दो नदियां जो हैं आपस में मिल जाती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, स्थान है देवप्रयाग, यहां से जो नदी है वो गंगा नदी कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली जो बात है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अलकनंदा नदी का स्रोत, मतलब अलकनंदा भागीरथी दो नदियों को मिलने से गंगा नदी बनी है और अलकनंदा नदी का स्रोत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है। यह अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ व विष्णुप्रयाग में मिलती है। देखिए अलकनंदा जो है बहुत सारी नदियों से मिलती है और बहुत सारे प्रयागों का निर्माण करती है। यदि आप लोगों को बहुत सारे प्रयाग जानने हैं तो मैंने जब लॉन्ग वीडियो बनाई है उसमें मैंने सारे प्रयाग कौन कौन से, एक देवप्रयाग तो हम लोगों ने देख लिया जहां पर अलकनंदा जो है वो भागीरथी से मिलती है। अलकनंदा जो है वो अगर धौली गंगा से मिलती है तो एक प्रयाग बनता है जिसका नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा अगर मंदाकिनी नदी से मिलती है तो एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है रुद्र प्रयाग। अलकनंदा अगर एक पिंडार एक नदी है जिससे मिलती है उसका नाम एक प्रयाग है, उसका नाम पड़ता है कर्ण प्रयाग। तो इस तरीके से चार प्रयाग जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम देवप्रयाग, लेकिन अगर आप मान लीजिए हिंदू धर्म में अगर आप अलग अलग जगह पर घूमने जाते हैं, इन प्रयागों के दर्शन जो है आप लोगों को हो जाते हैं। अलकनंदा की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी पिंडार है जो कर्ण प्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी काली गंगा इससे रुद्र प्रयाग में मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट देवप्रयाग है, बाकी सारे प्रयाग आप याद कर सकते हैं। एक नदी सब में कॉमन है, वो नदी जो है वो अलकनंदा। अलकनंदा देखिए आपको मैं बता ही देता हूं। देखिए अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा नदी अगर भागीरथी से मिल जाएगी तो प्रयाग बनेगा जिसका नाम है देवप्रयाग। अलकनंदा नदी अगर मंदाकिनी से मिल जाएगी तो एक प्रयाग बनेगा जिसका नाम होगा रुद्रप्रयाग। अलकनंदा नदी अगर पिंडार से मिल जाएगी तो एक प्रयाग बनेगा जिसका नाम होगा कर्ण प्रयाग। अलकनंदा नदी अगर जो है धौली गंगा एक रिवर है उससे मिल जाएगी तो एक प्रयाग बनेगा जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी बातें जो है मैंने आप लोगों को बता दी है।
जनरली बुक से हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया एक ही नदी है अलकनंदा, जो अलग अलग नदियों के संगम से अलग अलग प्रयाग का निर्माण कर रही है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा नदी मैदानों में कब प्रवेश करती है, तो गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। यहां से ये पहले दक्षिण की ओर और फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है। तो ये नदी की डायरेक्शन है कि किस तरीके से बहती है, दक्षिण में, फिर पूर्व में पूरा बहती है और फिर लास्ट में दक्षिण में बहकर जो है अपनी जल वितरिकाओं के साथ बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। यहां से ये पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में दक्षिण मुखी होकर दो जल वितरिकाओं भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती हैं। इस नदी की कुल लंबाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो है 25 यानी 2525 किलोमीटर। तो गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी है। यहां पर पूरा गंगा का जो पाथ है वो आप लोगों को बताया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सहायक नदियों का जिक्र भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्या उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में देखिए क्या लिखा हुआ, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये नदी ट्रेवल करती है 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। तो इस नदी का जो पाथ है टोटल 25 किलोमीटर हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे ज्यादा ये नदी जहां पर ट्रेवल करती है, राज्य का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। कितना, 1450 किलोमीटर। गंगा द्रोणी केवल भारत में 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। गंगा द्रोणी स्थित है कहां पर, सिर्फ भारत में स्थित है। और कितने क्षेत्र में फैली हुई है, लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी अनित्यवाही नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां जो है इसमें शामिल है। तो हिमालय जो है वो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। सबसे बड़े अपवाह तंत्र की अगर मैं बात करूं, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, इसी तरीके से प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी अपवाह तंत्रों में जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है जो भारत में स्थित है वो गंगा नदी का अपवाह तंत्र है। गंगा नदी में जो सहायक नदियां मिलती हैं वो बारहमासी नदियां भी मिलती हैं, मतलब ऐसी नदियां भी आकर मिलती हैं जिनमें साल भर पानी रहता है, और ऐसी नदियां भी आकर मिलती हैं जिनमें साल भर पानी नहीं रहता। ये बात यहां पर लिखी गई है, ठीक है। अब सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं, और बाएं तट पर जो महत्वपूर्ण नदियां आकर मिलती हैं वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। दरअसल देखिए, कोई नदी जिस डायरेक्शन में बहती है उस डायरेक्शन में आप मुंह करके बैठ जाइए। सपोज करिए नदी जो है वो इस डायरेक्शन में बह रही है और इस डायरेक्शन में मैं अपना जो मुंह है वो इस डायरेक्शन में रख लेता हूं। अब इस डायरेक्शन में जो बाएं तट पर जो नदियां आकर मिलेंगी उनको हम लोग बोलेंगे कि उस नदी की बाएं तट की सहायक नदी है, और दाएं तट पर जो नदी आकर मिलेगी उसे हम बोलेंगे कि वो दाहिने तट की सहायक नदियां हैं। आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब इंग्लिश में क्या इंग्लिश में बोला जाता है राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलेंगे, राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर मैं लेफ्ट बैंक यानी बाएं तट पर सहायक जो बाएं तट पर जो नदियां आकर मिलती हैं उनकी बात करूं तो कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। कौन कौन सी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। इसी क्रम में आप लोगों को याद रखना है, इस मैप में भी आप लोग देख सकते हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और दाहिने तट पर जो सहायक नदी आकर मिलती है नाम क्या है, सोन, और इसका जिक्र जो है यहां पर किया गया है। इसके पहले डायग्राम में भी हम लोगों ने देखा था कौन कौन सी सहायक नदियां गंगा नदी में आकर मिलती हैं, लेकिन ये वाला जो डायग्राम है आप लोगों को बनाना आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहां पर देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए यमुना नदी जो है ना वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद से है। यह हिमालय में बंदर पूंछ की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना है। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप आपसे पूछेंगे कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सबसे बड़ी किसी भी नदी की बात हो रही है यहां पर, किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी। यमुना पूरे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किस नदी की है, और गंगा नदी की है। यमुना नदी निकलती कहां से, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है यमुना नदी, तो बंदर पूंछ के निकट एक हिमनद है उससे निकलती है। तो जो हिमालय में बंदर पूंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। प्रयाग इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम
संगम हो जाता है। तो आप लोगों ने इलाहाबाद यानी प्रयाग का नाम सुना होगा। प्रयाग में जो है संगम बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट जगह है, जहाँ पर गंगा में ये यमुना नदी है वो आकर मिल जाती है। और कहा भी जाता है कि इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती हालांकि नदी वहाँ पर दिखाई नहीं देती। तो इस तरीके से हम लोगों ने गंगा नदी और यमुना नदी के बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन यहाँ पर ग्रहण कर ली है। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियाँ निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत से भी बहुत सी नदियां जो है गंगा नदी में मिलती हैं। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं। जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा जो नदियां हैं इसके बाएं जो तट पर मिलती हैं। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि दायां तट कौन सा होगा और बायां तट कौन सा होगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये दाहिने तट पर मिलती हैं और हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा ये इसके बाएं तट पर मिलती हैं। ये छोटी छोटी नदियां हैं। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहरों में आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है सिंचाई में इस जल का कहाँ कहाँ उपयोग होता है हम लोगों ने ये बात भी बहुत अच्छे से पढ़ ली है। अब एक एक करके हम लोग गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले जो सहायक नदी हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है चंबल नदी। तो मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में महू के निकट, महू जिसका नाम अब वर्तमान में अंबेडकर नगर है, तो मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में महू के निकट से निकलती है। उत्तरमुखी होकर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में एक महाखंड में बहती हुई राजस्थान में कोटा में पहुंचती है। ये टोटल जो है वो चंबल नदी का पाथ आप लोगों को बताया जा रहा है, जहां पर ये गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलापुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। देखिए जो चंबल नदी है ना वो यमुना में मिल जाती है और यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। तो अल्टीमेटली गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी ही हो जाएगी। क्या बोला मैंने? चंबल नदी यमुना में मिलती है और यमुना नदी गंगा में मिलती है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि कोटा से ये बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल महाखंड कहा जाता है। तो जो चंबल नदी है ना वो अपने रिवराइन इस तरीके से महाखंड जो है, चंबल नदी के महाखंड पूरे भारत में फेमस है। आप लोगों ने सुना होगा चंबल के डाकुओं के बारे में। ये डाकू चंबल नदी द्वारा जो महाखंड बनाए गए हैं उनमें ही रहा करते थे। बड़े बड़े महाखंड हैं। कभी आप ट्रेन से ट्रेवल करेंगे इस एरिया में तो अब आप लोगों को पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े वहां पर महाखंड जो है बनाए हैं। तो चंबल जो नदी है वो अपर्दन के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये खतरनाक स्तर पर अपर्दन करती है मिट्टियों का। दूसरी जो नदी हम लोगों को पढ़नी है, नदी का नाम है गंडक नदी। गंडक नदी 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। तो गंडक नदी जो है वो 2 धाराओं से मिलकर बनती है। क्या नाम है? काली गंडक और त्रिशूल गंगा। बात समझ में आती है? और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा में जाकर मिल जाती है। कौन सी रिवर? गंडक नदी। उम्मीद करता हूं ये स्लाइड आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो गंडक नदी का जो है मैप जो है मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो नदी हम लोगों को पढ़नी है, नदी का नाम क्या है? घाघरा नदी। घाघरा नदी मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला और सेती व बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत यह शीशा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है और पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी जिसे हम लोग बोलते हैं काली या काली गंगा, ठीक है, इससे मैदानों में मिलती है और अंततः छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो बिहार में एक जगह है छपरा में यह गंगा नदी में आकर मिल जाती है। नदी का नाम कौन सा है? घाघरा नदी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कोसी नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी हम लोगों ने देखा था कोसी क्या है, अपना पाथ बदलने के कारण बहुत ज्यादा कुख्यात है। प्रख्यात का जस्ट अपोजिट वर्ड होता है कुख्यात। जो बुरी तरीके से जो व्यक्ति फेमस होता है उसे हम कुख्यात बोलते हैं। जैसे डाकू वगैरह है, कोई फेमस है मान लो, तो हम उसको फेमस तो बोलेंगे नहीं, प्रसिद्ध तो बोलेंगे नहीं, तो उसे कुख्यात बोलेंगे। तो कोसी नदी भी एक कुख्यात नदी है। क्यों? क्योंकि ये मार्ग बार बार बदलती है। जैसे बाढ़ आती है तो लोगों का जीवन बहुत अस्त व्यस्त होता है, लोगों की जान जाती है, प्रॉपर्टी संपत्ति का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम में सोन कोसी और पूर्व से तमुर कोसी आकर मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्त कोसी बनाती है। तो सप्त कोसी आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। तो बात समझ में आ रही है? तो नेपाल
में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व से तमुर कोसी आकर मिलती हैं। तो ये नदी जो है वो सहायक नदियां हैं किसकी? कोसी की। अरुण नदी से मिलकर ये सप्तकोसी जो है नदी बनाती है। तो सप्तकोसी कैसे बनते हैं? तो सप्तकोसी अरुण नदी जो है जब कोसी में मिल जाती है तो इसे हम सप्तकोसी बोलते हैं। रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद ये अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नाजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन गंगा नदी की मैंने आप लोगों को बताया सहायक नदियां जितनी भी हैं सबके बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत पता होना ही चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को बहुत सारी रिवर बताई, गंगा नदी के बारे में आप बताइए, बिना देखे आप बाएं तट और दाएं तट पर जो नदियां आकर गंगा से मिलती हैं आप उनका मैप बना सकते हैं क्या? अब भी बताइए कि रामगंगा नदी दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदी है या बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी? अब भी बताइए, और मुझे ये कमेंट बॉक्स में अब भी कमेंट करके बताइए कि रामगंगा नदी बाएं तट पर मिलती है या दाएं तट पर मिलती है। जिस व्यक्ति ने सही आंसर दिया मैं उसका नाम जो उसके जो कमेंट है उनको लाइक भी करूंगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो गंगा नदी जो है कहां से कौन से तट पर आकर मिलती है आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट जो नदी है वो है दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से बहती हुई हुगली नदी में गिर जाती है। तो छोटा नागपुर पठार में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? दामोदर नदी। मैंने आप लोगों को बताया भी था, जिस तरीके से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है उसी तरीके से दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल यानी बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बराकर इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। इसकी अगर मैं सहायक नदी की बात करूं तो बराकर एक प्रमुख सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया है। तो पहले क्या है ना, दामोदर नदी में भी बाढ़ आती थी। दामोदर नदी में वैसे ही बाढ़ आती थी जैसे कोसी नदी में, वही मार्ग परिवर्तित करने के कारण, क्योंकि बहुत ज्यादा कचरा ये नदी लाती थी, बीच में जमा कर देती थी, तो मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता था, पानी इधर उधर फैल जाता था, बाढ़ आती थी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है देखने को मिलता था। लेकिन एक परियोजना जिसका नाम है दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन, इस परियोजना ने इस पानी को क्या है अपने वश में कर लिया है, मतलब बांध लिया है। इस वजह से अब हमें इस तरीके की बाढ़ जो है देखने को नहीं मिलती। अब हमें शारदा या सरयू नदी के बारे में पढ़ना है। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से होता है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल से ये नदी निकलती है और जहां पर इसे गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। ये नेपाल भारत सीमा के साथ बहती हुई, जहां इसे काली या चाइक भी कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। तो शारदा नदी कहां पर मिल जाती है? शारदा नदी घाघरा नदी में आकर मिल जाती है। महानदी के बारे में पढ़ते हैं, महानंदा के बारे में। महानंदा जो है गंगा की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो बाएं तट पर सबसे महत्वपूर्ण जो अंतिम नदी आकर मिलती है उसका नाम क्या है? महानंदा। और सोन नदी मैंने आप लोगों को बताया दाहिने तट पर आकर मिलती है। दाहिने तट पर मिलने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है ना, वो यमुना के अतिरिक्त सोन ही है। गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि अमरकंटक पठार से 3 महत्वपूर्ण नदी निकलती हैं। एक नर्मदा, उत्तर की ओर मतलब पश्चिम की ओर नर्मदा, उत्तर की ओर सोन, और दक्षिण या दक्षिण पूर्व की ओर महानदी। तो गंगा के दक्षिणी तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती है। यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो पटना के पास जो है ये नदी जो है सोन नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है ये सहायक नदी आ गई होंगी। अब हम लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है। हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, सिंधु नदी तंत्र बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और हिमालयी तंत्रों में नदी तंत्रों में अगर मैं तीसरा नदी तंत्र जो बहुत महत्वपूर्ण है उसकी बात करूं तो लास्ट आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चिमायुंगडुंग हिमनद से होता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो सिंधु नदी जहां से निकलती है उसी के पास से ही निकलती है। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र नदी, और कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के पास चिमायुंगडुंग हिमनद से। आप लोगों ने देखा होगा मानसरोवर झील के पास हम लोगों ने एक नदी और देखी थी, सिंधु नदी, और एक हम लोगों ने सिंधु की सहायक नदी सतलज नदी जो मानसरोवर के पास राक्षस ताल से निकलती है ये भी पढ़ा है। तो
तो मानसरोवर के पास से 3 नदियां निकलती है, याद रखना, एक ब्रह्मपुत्र, एक सिंधु और एक सतलज। यहां से ये पूर्व दिशा में अनुदैर्घ्य रूप में बहती है, दक्षिणी तिब्बत के शुष्क और समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अनुदैर्घ्य रूप में, अनुदैर्घ्य को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है, जो क्षैतिज डायरेक्शन है उसमें ये नदी बहती है पूर्व की दिशा में, और पूर्व की दिशा में बहने के बाद ये नदी जो है तिब्बत में भी ट्रेवल करती है, और वहां पर जो मैदान है वो शुष्क और समतल मैदान है, ठीक है। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है, आगे इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। शुष्क और समतल मैदान में लगभग कितना 1200 किलोमीटर बहती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तिब्बत नदी को तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। तिब्बत के रांगो सांगपो दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी इसमें जो आकर मिलती है। मध्य हिमालय में नामचा बरवा के निकट एक गहरे महाखड्डे का निर्माण करती हुई यह एक प्रबुद्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। तो हम लोगों को यह याद रखना है कि ये कहां पर महाखड्डे का निर्माण करती है, तो नामचा बरवा के निकट जो है एक महाखड्डे का निर्माण करती है मध्य हिमालय में, और उसकी ऊंचाई जो है कितनी है 7755 मीटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमालय के गिरिपद में ये शिशंग व दिशंग नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में ये नदी कहां पर प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में सादिया एक कस्बा है, एक जगह है, वहां पर यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर एक प्रमुख सहायक नदी दिबांग और सिकांग और लोहित आकर मिलती है। इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ब्रह्मपुत्र जो नाम है वो नाम असम में जब यह नदी प्रवेश करती है तब पड़ता है। तिब्बत में तो इसका नाम क्या होता है, सांगपो होता है। और जैसे ही यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहां पर कुछ नदियां इसमें आकर मिलती हैं, जैसे कि दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट की जो प्रमुख सहायक नदियां जो आपको याद भी रखनी है कौन कौन सी, दिबांग या सिकंग और लोहित, ठीक है। इसके बाद ये जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने बताया है कि तिब्बत से ये नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसमें जो सहायक नदियां आकर मिलती हैं दिहांग, दिबांग और लोहित नदी। इसके बाद जो है दाहिने तट पर जो सहायक नदियां इसमें आकर मिलेंगी, एक मिलेंगी सुबनसिरी और नेक्स्ट जो मिलेंगी वो मिलेंगी कामेंग। तो ठीक है, ये नदी भी हम लोग पढ़ेंगे। असम घाटी में अपना 750 मीटर की यात्रा जो है ये नदी तय करती है, और असंख्य सहायक नदियां यहां पर आकर इसमें मिलती हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, बूढ़ी दिहांग और धनसिरी। जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां जो मैंने अभी मैप पर लोकेट भी की थी, सुबनसिरी, कामेंग और मानस और संकोच। कौन कौन सी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोच। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी क्या होती है मैं बता चुका हूं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब देखिए भारत से निकल ये नदी कहां है, देखिए निकल कहां से रही थी, ये मैं भारत बनाऊं, ये निकल रही थी तिब्बत में, तिब्बत से बहती हुई ये भाई आई अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही आई इसका नाम क्या पड़ा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र से ये नदी आई पश्चिम बंगाल में, और यहां पर बांग्लादेश में जो ये नदी प्रवेश कर गई, ये बात यहां पर लिखी हुई है। फिर दक्षिण दिशा में बहती है, बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, याद रखिएगा, यमुना नहीं जमुना। बांग्लादेश में जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। तो ये अलग अलग तरीके से जो नाम परिवर्तित हो रहे हैं ना, ये सिर्फ ब्रह्मपुत्र के ही हो रहे हैं, आप लोगों को याद रखना है। और तीस्ता नदी इसके दाहिने तट पर आकर मिलती है। तो जैसे ही बांग्लादेश में यदि नदी प्रवेश करती है इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना, और इसमें दाहिने तट पर एक सहायक नदी आकर मिलती है, इसका नाम क्या है, तीस्ता। तो तीस्ता भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है, इसमें आकर मिल जाती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर गंगा की खाड़ी में जा गिरती है। तो पद्मा में यह नदी आकर मिलती है। पद्मा जो है गंगा को हम लोग कहते हैं, जब हम लोगों ने गंगा नदी पढ़ी थी तब इसका नाम जो है आया था। ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग परिवर्तन और तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियां बड़ी हैं और इसके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है अपना जो मार्ग परिवर्तित करती है उसके कारण कुख्यात है। ब्रह्मपुत्र नदी भी बाढ़ लाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अब आप लोग बोलेंगे सर सबसे बड़ा आइलैंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नदी है। भाई नदी के भी आइलैंड होते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक सबसे बड़ा दुनिया का आइलैंड है जिसे बोलते हैं माजुली आइलैंड।
नदी के आइलैंड की मैं बात कर रहा हूं, नदी के। माजुली आइलैंड वर्तमान में एक जिला भी बन चुका है। तो माजुली जो आइलैंड है वो बार बार बाढ़ के कारण जो है चर्चा में बना रहता है। तो ये जो नदियां हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक तो ये हिमालय से निकलती हैं। हिमालय क्षेत्र से नदियों में पानी बहुत ज्यादा होता है, बारिश क्षेत्र में भी पानी इनमें क्या है बढ़ जाता है। इसके कारण ये नदी जो है बहुत ज्यादा अवसाद बहा कर लाती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन जो है बहुत ज्यादा होता है। अब हम लोगों को जिस अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ना है, उस अपवाह तंत्र का नाम है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये देखा कि बहुत साल पहले, लाखों साल पहले हिमालय में, मतलब असम से लेकर पश्चिम, असम से लेकर पंजाब तक एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था इंडो ब्रह्म नदी। ये नदी जो थी कालांतर में 3 पार्ट में डिवाइड हो गई और 3 नदी तंत्रों का विकास हुआ। 3 नदी तंत्र कौन से थे? एक गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और हम लोगों ने पढ़ा सिंधु नदी तंत्र। ये तीनों नदी जो तंत्र थे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किए। इनमें कौन कौन सी नदियां थी, नदियों की लंबाई क्या थी, उद्गम स्रोत क्या था और ये नदी कहां पर अपना जल विसर्जित करती है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा उनकी बाएं तट और दाहिने तट पर कौन कौन सी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। इस तरीके से हम लोगों ने प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन ये सभी नदियां जो हैं वो हिमालय क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। अब हम लोगों को जिस क्षेत्र की नदियां पढ़नी है वो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो जो नदियां बहती हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। प्रायद्वीप आप लोगों को पता है एक ऐसा तिकोना क्षेत्र, एक तिकोना स्थलखंड जो कि 3 ओर से पानी में से घिरा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। अब हमें प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। यहां पर भी हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ना है जिसकी लंबाई, उद्गम स्रोत और ये नदियां अपना जल कहां विसर्जित करती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। पहली बात तो ये प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र है ना वो हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, पहले मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से प्लेटों का टकराना आज भी जारी है। हम लोगों ने देखा था कि पूरी पृथ्वी जो है विभिन्न प्लेटों पर जो है बसी हुई है। एक प्लेट है जिसका नाम क्या है? इंडियन प्लेट। ठीक है, क्या नाम है? इंडियन प्लेट। यहां पर मैं आईपी लिख दे रहा हूं। वो एक प्लेट से टकरा रही है जिस प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट। क्या नाम है? यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इंडियन प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण हिमालय पर्वत की जो है उत्पत्ति हुई है। क्योंकि अगर 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी, आप देखिएगा 2 कागज रखिएगा और उनको जो है आपस में टकराइएगा तो बीच में से पोर्शन जो है ऊपर उठ जाएगा। तो यूरेशियन प्लेट के इंडियन प्लेट से टकराने के कारण बीच वाला जो पोर्शन है ऊपर उठ गया। नाम क्या पड़ा? हिमालय पर्वत श्रेणी। अब देखिए, इन प्लेट्स के टकराने के कारण हिमालय पर्वत बना, लेकिन ये प्लेट तो पहले की थी और ये जो हिस्सा है वो प्रायद्वीप जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए ये हिस्सा ज्यादा पुराना है, ये हिस्सा नया है। इसलिए कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से क्या है? पुराना है। तो मैंने आप लोगों को बताया ना, एनसीईआरटी में कई बार क्या होता है ना, कई एक लाइन जो है एक साधारण उसमें लिखी होती है, लेकिन उसके पीछे गहन अर्थ और गूढ़ एक रहस्य जो है उस बात का छिपा होता है। आप लोगों को ये बातें भी याद रखनी है। मैग्नेट ब्रेन्स क्या करता है? इतनी ही जो साधारण बातें होती हैं, जटिल से जटिल बातें होती हैं, उन्हें आसान भाषा में समझाने का काम करता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। कोई भी चीज अगर आप लोगों को इसमें ऐसा लग रहा है डाउटफुल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट टाइप करके हमें सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पुराना है। यह तथ्य नदियों की प्रवणावस्था नदी घाटियों के चौड़ा और उथला होने से भी प्रमाणित होता है। तो ये पता कैसे चलता है? तो ये क्या है, यहाँ की जो नदियां है ना वो प्रवणावस्था में, प्रवणावस्था मतलब युवावस्था, प्रवणावस्था आप ऐसा समझ सकते हैं कि युवावस्था में नदियां जो होती हैं जोशीली होती हैं, बहुत ज्यादा तेज ट्रेवल करती हैं। नदियां जैसे बूढ़ी हो जाती हैं, जैसे इंसान बूढ़ा होता है तो नदियां क्या है, सुस्त पड़ जाती हैं। नदियों का मार्ग जो है ना वो वैसा नहीं रहता जैसा रफ्तीले राहों वाला हिमालयी अपवाह तंत्र में हम लोगों ने नदियों का मार्ग पढ़ा था। इसमें जो नदियां हैं वो सुस्त हो जाती हैं और नदी घाटियों के चौड़ा और उथला मतलब कम गहरा होने से भी हम लोगों को पता चलता है कि यह अपवाह तंत्र पुराना है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। तो क्या है, यहां पर हम लोगों को पता है कि एक लंबी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है? पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट के पूर्वी तट से भी कुछ नदियां जो है बहती हैं, जैसे कि मैं बात करूं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पश्चिमी घाट के पूर्व साइड से बहने वाली नदियां हैं। इसी तरीके से पश्चिमी घाट के पश्चिमी साइड भी कुछ नदियां बहती हैं। तो वो पश्चिमी घाट जो है वो इस साइड जो नदियां बहती हैं खासकर जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, और पश्चिमी घाट के जो पूर्वी साइड जो नदियां बहती हैं जो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं, उनके बीच जल विभाजक का काम करता है। मतलब एक बाउंड्री का काम करता है। कौन? पश्चिमी घाट
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के मध्य। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि पश्चिमी घाट किस तरीके से जलों को बांट देता है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। देखिए नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर, नर्मदा और ताप्ती का मैं पाथ आप लोगों को बता देता हूं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक एक जगह है, वहां से निकलती है और वहां से बहने के बाद ये भड़ूच के निकट खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। नर्मदा के ही दक्षिण में लगभग उसी के समांतर एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती, और ताप्ती नदी भी अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। तो नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत में अपनी नदियां बहती हैं वो नदियां अरब सागर को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, जिन नदियों को मैं यहां पर दूसरे पेन से बना दे रहा हूं, येलो पेन से, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। या फिर मैं यूं कहूं कि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली अधिकतर नदियां अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं, ठीक है। पूछा भी जाता है क्यों विसर्जित करती है, मैंने आप लोगों से पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका हूं, आंसर आगे आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यही बता देता हूं। दरअसल क्या है ना, प्रायद्वीपीय भारत की जो ढलान है, प्रायद्वीपीय भारत की जो ढलान है, वो जो ढलान है वो दक्षिण पूर्वी साइड है। भाई पानी उसी साइड बहेगा ना जिस साइड ढलान है, तो पूरे भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो ढलान है ना वो दक्षिण पूर्वी साइड है। अब आप पूछेंगे सर दक्षिण पूर्वी साइड कौन सी होती है, तो डायरेक्शन का नॉलेज भी आप लोगों को होना चाहिए। जैसे कि डायरेक्शन में अगर यहाँ पर बनाऊं, उत्तर, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है उत्तर, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है दक्षिण, ये पूर्व, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है पश्चिमी। तो मैंने क्या बोला कि प्रायद्वीपीय भारत की जो ढलान है वो दक्षिण पूर्व है, मतलब ये ढलान है। इस ढलान के होने के कारण देखिए पूरे भारत की जो नदियां हैं वो दक्षिण पूर्वी डायरेक्शन में अपना जल यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन नदी गंगा नदी तंत्र का अंग है। मतलब चंबल नदी हम लोगों ने देखा, चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट से निकलती है, यमुना में मिल जाती है, और यमुना स्वयं किसकी सहायक नदी है, गंगा की। इसी तरीके से सिंध, बेतवा, केन और सोन ये सभी जो नदियां हैं ना वो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र कौन कौन से हैं, वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये जो नदी तंत्र है हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता ये है कि एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती। देखिए मैंने आप लोगों को पहले जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रायद्वीपीय खंड जो है ना वो कठोर चट्टानों का बना हुआ है। भाई जो चीज कठोर चट्टानों की बनी होगी, जो आकृति कठोर चट्टानों से बनी है, नदियां उस चट्टान को काट पाएंगी क्या, बिल्कुल नहीं। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है वो कठोर चट्टानी जो है उनका क्या हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत जो कठोर चट्टानों से बना होने के कारण नदियां उसे काट नहीं पाती, इसलिए नदियां जो है विसर्प नहीं बनाती। विसर्प तो वहां बनेंगे ना, विसर्प मतलब इस तरीके से सर्पिलाकार नदियां कहां पर ट्रेवल करेंगी, जहां की चट्टान क्या है, मुलायम है। इधर कभी ये चट्टान तोड़ दी, कभी ये चट्टान तोड़ दी, कभी ये। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में गुंजाइश नहीं होती, नदियां अपना पाथ जो है वो सीधा बनाती हैं। उसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां होती हैं ना वो 12 मासी, मतलब उन नदियों में 12 महीने जल नहीं होता, उन नदियों में वर्ष के कुछ महीने ही जल होता है। वो भी कब, जब नदियों में जिस समय उनमें मानसून आता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो साल भर नहीं बहती, पेरेनियल नहीं है, साल भर नहीं है, पेरेनियल नहीं है, मतलब 12 मासी उनमें जल नहीं होता। इसके विपरीत जो उत्तर भारत में जो नदियां बहती हैं उनमें साल भर पानी होता है। क्यों, क्योंकि वो नदियों का स्रोत क्या होता है, ग्लेशियर से निकलती है, साल भर बर्फ होती है, साल भर बर्फ होती है तो साल भर पिघलती भी है, साल भर पिघलती है तो साल भर पानी बहता है। तो साल भर पानी बर्फ के पिघलने से होता है, साथ में साथ मानसून जब आता है तो पानी बढ़ जाता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां होती हैं वो ग्लेशियर से नहीं निकलती, बहती ग्लेशियर से नहीं निकलती तो साल भर पानी नहीं होता, सिर्फ कब आता है, जब मानसून आता है। बात समझ में आ रही। अब एक लाइन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती जो है वो इसका अपवाद है। दो नदियां हैं, एक नर्मदा और ताप्ती, ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी हम लोग पढ़ चुके हैं। भ्रंश घाटी बनती कैसे है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कोई चट्टान है उसमें अगर दरार पड़ जाए, दरार पड़ने की वजह से मान लीजिए कि जो बीच वाला हिस्सा है ना वो जमीन के नीचे धंस जाए और साइड के जो हिस्से हैं ना वो जमीन के क्या हो जाएं, ऊपर उठ जाएं, तो कुछ इस तरीके की जो है स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। तो ये जो दो ऊंचे आप लोगों को यहाँ पर स्तंभ दिख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। कौन से पर्वत, ब्लॉक पर्वत। जैसे कि एक उदाहरण है इसका सतपुड़ा और एक उदाहरण है विंध्याचल, और बीच में जो गैप बना हुआ है ना ये देखिए, इसे बोला जाता है भ्रंश घाटी
क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी। और इसी भ्रंश घाटी में दो नदियां बहती हैं जिनका नाम क्या है, नर्मदा और ताप्ती। और इन दो नदियों में ना अपवाद स्वरूप ज्यादा पानी होता है प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा। ये बात यहां पर लिखी गई है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र का उद्विकास हम लोगों को पढ़ना है। उद्विकास मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हिमालयी अपवाद तंत्र किस तरीके से बना है, उसके बारे में जो है अभी भी जो है मतभेद बने हुए हैं। इस तरीके की क्या थ्योरी प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र के बारे में भी है, आइए समझते हैं। अति प्राचीन काल की 3 भूगर्भिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाद तंत्र को स्वरूप प्रदान किया। मतलब बहुत समय पहले 3 घटनाएं ऐसी हुई जिनकी वजह से जो है प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र का विकास हुआ। आरंभिक टर्शरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन हुआ, धसा हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं। यह समुद्र तल से नीचे चला गया, जिससे मूल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्यता समन्वित योजना में गड़बड़ी आ गई। कहने का मतलब यह है कि प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला जो हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है, एकदम से टूटकर जमीन में गिर गया, जिस वजह से जो है इस तरीके की आकृति जो प्रायद्वीपीय नदियां हमें दिखाई देती हैं उनका निर्माण जो है हुआ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों को निर्माण पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं। दूसरी घटना क्या हुई कि हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। नर्मदा और ताप्ती इन्हीं भ्रंश घाटियों में बहती रही। हुआ ये कि हिमालय के प्रोत्थान के कारण, मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है, उत्तर में जैसे हिमालय ऊपर उठा तो यहाँ पर बीच में ना एक गैप क्रिएट हो गया। ये गैप क्रिएट होने की वजह से नर्मदा और ताप्ती जो है वो तो इन्हीं गैप में क्या होने लगी, बहने लगी और अपरत पदार्थों के मूल दरारों से इस गैप को भरने लगी। तो यहाँ पर बहुत सी नदियां बहती रही, लेकिन यहाँ पर गैप क्रिएट हो गया तो बहुत सी नदियां इस गैप को जो है अपने साथ जो जलोढ़ निक्षेप ला रही थी उनसे क्या हुई, भरती रही। ठीक है, ये दूसरी घटना हुई। तीसरी घटना क्या हुई, इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिमी दिशा से दक्षिण पूर्व की दिशा में झुक गया, परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। तो जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था ना कि भारत में बहने वाली, खासकर प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली अपनी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, तो उसका आंसर देखिए यहां पर है। क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है, मतलब पूरे भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की मैं बात करूं, इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, दक्षिण पूर्व। तो ये लाइन यहां पर लिखी हुई है, प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिमी दिशा से दक्षिण पूर्वी दिशा में जो है वो झुक गया। ये देखिए आप देख सकते हैं, परिणाम स्वरूप इसका अपवाह जो है बंगाल की खाड़ी में उन्मुख हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें हम लोगों ने प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के उद्विकास के बारे में बहुत अच्छे से। अब हमें कुछ प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ना है। आइए एक एक करके हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र है। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग को प्रायद्वीपीय नदियों का विवरण यहां पर दिया गया है। एक एक स्लाइड को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें जिस प्रायद्वीपीय नदी के बारे में पढ़ना है उसका नाम है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। तो यहाँ ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि महानदी निकलती कहां से। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है, फिर उड़ीसा में, ये उड़ीसा राज्य में बहती है और अपना जल कहां विसर्जित करती है, अपना जल विसर्जित करती है बंगाल की खाड़ी में। देखिए, मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि बंगाल की खाड़ी में अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं। 2 मेन रिवर ऐसी हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की हैं, लेकिन वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित नहीं करती हैं, वो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। और वो नदियां कौन सी हैं, एक नदी है नर्मदा और एक नदी है ताप्ती, जो कि अपवाद स्वरूप अपना जल जो है अरब सागर में विसर्जित करती हैं। और मैंने कारण भी बता चुका हूं, क्योंकि ये नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं इसलिए ये जल अपना अरब सागर में विसर्जित करती हैं। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं महानदी के बारे में। तो अभी मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि जितनी भी हम नदियां पढ़ने वाले हैं, खासकर इंपॉर्टेंट कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ही विसर्जित करेंगी, ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, यह नदी 851 किलोमीटर लंबी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 मतलब 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले भाग में नौसंचलन भी होता है। मतलब ये जो नदी है इसकी लंबाई कितनी है, सबसे पहले तो हम लोगों को किलोमीटर में जो लंबाई दी गई है वो 851 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये जो निचले क्षेत्रों में मतलब जब महानदी निकलती है और जैसे ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है तो उसके थोड़ा सा पहले इस नदी में नौ संचलन भी होता है। इस नदी की अपवाद द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश में व छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। मतलब इस नदी द्रोणी का 53% जो कहां पर आता है वो आता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पहले दोनों ही राज्य जो थे एक थे, लेकिन बाद में दोनों राज्य अलग हो गए और इसका जो 47% भाग है वो आता है उड़ीसा राज्य में।
में। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को महानदी के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से पता चल गई होगी। नेक्स्ट जो नदी है वो गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर मैं बोलूंगा तो वो नदी जो है वो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी के बारे में एक दो चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है, जैसे कि इसकी लंबाई, ये कहां से निकलती है। दूसरा, जैसे कि उत्तर भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, उत्तर भारत में सबसे लंबी नदी हम लोगों ने पढ़ा गंगा है। उसी तरीके से दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की अगर मैं सबसे लंबी नदी की बात करूं तो सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की होगी गोदावरी। इसीलिए गोदावरी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। दक्षिणी गंगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार उत्तर भारत में सबसे बड़ी लंबी नदी हम लोगों को गंगा दिखाई पड़ती है, उसी तरीके से प्रायद्वीपीय भारत में हमें सबसे बड़ी नदी कौन सी दिखाई पड़ती है, गोदावरी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम गोदावरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ देते हैं। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है विसर्जित करती है। यह नदी क्या है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का सबसे पहली बात तो हिस्सा ही हम लोग को पता ही है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ये भी हम याद कर चुके हैं। ये निकलती कहां से है, तो ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी, जैसे कि अन्य नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं, उसी तरीके से गोदावरी नदी भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो गोदावरी नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। वो सहायक नदियां कहां से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। इसकी लंबाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखिए, जलग्रहण क्षेत्र आप लोगों को याद नहीं करना है, आप लोगों को जो याद करना है वो याद करना है आप लोगों को लंबाई। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मतलब इसका जो 49% जो भाग पड़ता है वो पड़ता है महाराष्ट्र में। तो गोदावरी नदी के बारे में खास बात क्या, गोदावरी नदी जो है वो नासिक से निकलती है। इसके बाद कितने राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है और 49% इसका जो जलग्रहण यानी कि कैचमेंट एरिया जो पड़ता है वो पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो लंबाई, कहां जल विसर्जित करती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कुछ अन्य बातें भी जो हमें गोदावरी नदी के बारे में याद रखना है, वो जैसे कि इसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, इसकी मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है। इसकी जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। पोलावरम के दक्षिण में जहां इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ें आती हैं, गोदावरी एक सदृश्य जलप्रपात की रचना करती है। मतलब इसकी सबसे पहले सहायक नदी हम लोगों को याद रखना है। फिर जब निचले भागों में क्या होता है, गोदावरी नदी में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ क्यों आ जाती है, जैसा कि मैंने बताया, वैसे तो प्रायद्वीपीय नदियों में पानी जो है ना वो सिर्फ मानसून के समय ही जो है बढ़ता है, मानसून के समय ही पानी बढ़ता है। अदरवाइज ये साल भर 12 मासी नदियां पेरेनियल रिवर्स नहीं है, हिमालयी नदियों के विपरीत यहाँ पर पानी जो है साल भर नहीं बहता। लेकिन कई बार बारिश में इतनी ज्यादा इसमें पानी आ जाता है कि इसके निचले हिस्सों में हम लोगों को बाढ़ देखने को मिलती है। इसके डेल्टाई भाग में नौ संचलन संभव है। राजमुंदरी के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। तो राजमुंदरी के निकट जो है ये नदी जो है एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। ये देखिए गोदावरी नदी निकल रही है, वो गोदावरी नदी जो है अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है और यहाँ कई धाराओं में जो है बढ़ जाती है और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। एक चीज और आप लोगों को याद रखना है, यहां मैंने आप लोगों को बताया कि एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के पूर्व से मतलब राइट साइड से जो नदियां निकलती हैं वो अधिकतर नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ये बात आप मन से भी लिख सकते हैं। अगर किसी कोई रिवर के बारे में आप लोगों को वर्णन जो है करने को बोल दिया गया तो आप लोग ये याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट के पूर्व से जितनी भी नदियां निकलती हैं, खासकर कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नदियां डेल्टा भी बनाती हैं जैसे कि हिमालय नदियां बनाती हैं। क्योंकि ये लंबी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, जो नदी जितनी ज्यादा लंबी रहेगी अपने साथ उतना कचरा, गाद, मिट्टी, रेत जो है परिवहन करेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को गोदावरी नदी के बारे में ये वाली बात जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यह हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो नदी हम लोगों को पढ़नी है वो पढ़नी है कृष्णा नदी। कृष्णा पूर्वी दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। मतलब प्रायद्वीपीय भारत की अगर मैं बात करूं तो गोदावरी के बाद जो दूसरी लंबी नदी है वो कौन सी नदी है, वो है कृष्णा नदी, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। आपने महाबलेश्वर का नाम सुना होगा। कुल लंबाई कितनी है इसकी, है 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर लंबी ये नदी है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। कोयना,
तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के बारे में खास बात और यह है कि कृष्णा नदी पर एक बहुत ज्यादा फेमस बांध है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि कृष्ण भगवान ने, आप लोगों को पता है कि शेषनाग के ऊपर डांस जो है किया था, आप लोगों को पता है, तो कृष्ण भगवान शेषनाग, तो नागार्जुन सागर जो डैम है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नदी है वो हम लोग को पढ़नी है कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में एक दो बातें मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। देखिए कावेरी नदी है ना, थोड़ा अपवाद है। कैसे? जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि प्रायद्वीपीय भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं उन नदियों का पानी साल में जो है एक ही बार बढ़ता है। वो कब? वो भी मानसून के समय। अदरवाइज इन नदियों के पानी में गर्मी के समय हम लोगों को गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए आप लोग पाएंगे कि दक्षिण भारतीय राज्यों में पानी को लेकर बहुत ज्यादा जल विवाद देखने को मिलता है, क्योंकि पानी जो है साल भर नहीं बहता, तो पानी को लेकर जो है विभिन्न राज्य जो है वो लड़ाई करते हैं। जैसे कि कर्नाटक और तमिलनाडु लड़ाई करते हैं कावेरी नदी के जल को लेकर। इसी तरीके से जितने भी प्रायद्वीपीय राज्य हैं वो किसी ना किसी नदी के परियोजना को लेकर लड़ाई उनके बीच होती रहती है। खैर, हम लोग कावेरी नदी के बारे में जो बात पढ़ रहे हैं वो ये कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रायद्वीपीय नदियों के पानी में जो है गिरावट देखने को मिलती है हमको गर्मी में। लेकिन यहां पर जो है एक अपवाद है कि कावेरी नदी का जो पानी है उसमें गिरावट नहीं होती साल में। उसका कारण यह है कि कावेरी नदी, हम लोगों को पता है कि मानसून की दो शाखाएं होती है। ये दो शाखाएं ना बोलूं, दो, एक आता हुआ मानसून जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जैसे ही मानसून की एंट्री होती है, कब? जून जुलाई के आसपास। तो जून जुलाई के आसपास जैसे ही हमारे भारत में जो है मानसून आता है, तो मानसून के समय भारत में कावेरी नदी के उत्तरी हिस्से में, मतलब इस हिस्से में पानी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इस समय तो सारी नदियों के पानी में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात यह है कि जब मानसून लौटता है, और लौटते हुए मानसून को कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। कौन सा? उत्तर पूर्वी मानसून। तो जब हम मानसून की पूरी क्रियाविधि पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि मानसून की एंट्री भारत में किस तरीके से होती है, मानसून का निवर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, मानसून जब लौटता है वो किस तरीके से लौटता है। जब हम ये पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि लौटते हुए मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। और उत्तर पूर्वी मानसून जब इस तरीके से लौटता है ना, तो इस तरीके से लौटते समय बारिश करता है भारत के किस तट पर? इस तट का नाम बताइए आप लोग। यदि आप लोगों ने जो सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि तमिलनाडु के इस तट को क्या बोला जाता है। आप लोगों में से जिस व्यक्ति ने इसको इस तट का नाम बताया, मैं स्पेशली उसको थैंक्स बोलूंगा और आप उसका नाम जो है मैं पिन करके जरूर बताऊंगा। तो आप लोग बताइए कि इस तट का नाम क्या है जो भारत के तमिलनाडु का तट है। खैर, नाम मैं अभी नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि उत्तर पूर्वी या लौटता हुआ जो मानसून होता है उसमें भारत के ये तमिलनाडु तट में जो होती है बारिश होती है। तो इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, कावेरी का जो दक्षिणी हिस्सा है, लौटते हुए मानसून से भी पानी प्राप्त करता है। इस तरीके से कावेरी में जो पानी है वो साल भर जो है हम लोगों को दिखाई पड़ता है। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। ठीक है, तो कावेरी नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ये 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ यह नदी लगभग सारा साल बहती है। तो क्या लिखा हुआ है? प्रायद्वीप के अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव, मतलब प्रायद्वीप की जो अन्य नदियां हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन नदियों में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। मानसून के समय पानी बढ़ जाता है और मानसून के बाद पानी या गर्मी में पानी क्या होता है? कम हो जाता है। लेकिन अन्य उन नदियों की अपेक्षा कावेरी नदी में उतार चढ़ाव हम लोगों को कम दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून से और निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून, मतलब उत्तर पूर्वी मानसून कब लौटता मानसून कब है? दिसंबर के आसपास। तो दिसंबर के आसपास भी यहां पर जो है वर्षा होती है। इसलिए आप लोग पाएंगे, आप लोगों ने न्यूज में हमेशा देखा होगा कि दिसंबर में चेन्नई में बाढ़ आ गई। तो भाई चेन्नई में बाढ़ दिसंबर में क्यों आ गई? आना तो मानसून के समय चाहिए था, क्योंकि चेन्नई जो है वो उत्तर पूर्वी यानी कि जो लौटते हुए मानसून है उससे पानी प्राप्त यानी वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहां पर जो है मैप भी आप लोगों को याद रखना है। जितनी भी नदियां मैंने आप लोगों को बताई है, क्रम आप लोगों को याद रखना है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए। हो सकता है कभी मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए और उत्तर से दक्षिण जो है आप लोगों को नदियों को जो है सेटल करने के लिए कह दिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वाली स्लाइड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस नदी द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक में और 56% जो भाग है तमिलनाडु में दिखाई पड़ता है। और तमिलनाडु में और
किसमें, कर्नाटक में हम लोगों को जो है लड़ाई भी देखने को मिलती है, किसके बीच, कावेरी नदी के पानी के बीच। देखिए एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो कावेरी जो नदी है ना वो बहती कहां पर है। कावेरी नदी जो बहती है ना वो सिर्फ कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है, केरल राज्य में नहीं बहती, एक बात याद रखिएगा। लेकिन इसकी जो द्रोणी है, द्रोणी कैसे बनती है, तो द्रोणी बनती है भाई, कोई नदी अगर बहती है, जैसे कि मान लीजिए कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी बह रही है, तो इसकी जो सहायक नदियां है ना वो यदि आकर मिलती है तो थोड़ी सी जो द्रोणी, मतलब ये जो पूरा एरिया है ना ये द्रोणी कहलाएगा। तो ये द्रोणी जो है ना वो केरल में भी पड़ती है, इसीलिए इसका जो जो हम लोगों ने देखा कि इस नदी द्रोणी का 3% भाग जो है वो केरल में भी पड़ता है। बहती नदी सिर्फ कर्नाटक और तमिलनाडु में, लेकिन द्रोणी केरल राज्य में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सहायक नदियां कौन सी हैं इसकी, तो सहायक नदियां जो है वो है काबिनी, भवानी और अमरावती। ठीक है, तो ये 3 सहायक नदियां हैं। जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हम लोग पढ़ रहे हैं सबकी सहायक नदियों के नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और अन्य 2 अपवाद स्वरूप जो नदियां हम लोग को पढ़नी है, एक नदी नर्मदा और दूसरी नदी तापी, या फिर जिसको बोला जाता है ताप्ती। ठीक है, नर्मदा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। देखिए एक बार मैं मैप आप लोगों को बता देता हूं कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है। तो नर्मदा जो नदी है वो मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है अनूपपुर, और वहां पर एक जगह है जिसका नाम है अमरकंटक। तो अमरकंटक से ये नर्मदा नदी जो है वो निकलती है और यहाँ गुजरात के पास भरूच में अपना जल जो है विसर्जित करती है। मैंने आप लोगों को बताया कि सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं और नर्मदा और तापी जो है अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। इसका कारण है इन नदियों का भ्रंश घाटी में बहना। तो ये दोनों नदियां जो है मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात को बनाती है। तो ये जो नदी है वो संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती है। संगमरमर की चट्टानें कहां पर है, जबलपुर में। ठीक है, तो दक्षिण में, मतलब ये जो प्रायद्वीपीय नदी है, पहली बात तो कौन सी नदी, नर्मदा, ये 2 पर्वतों के बीच बहती है। 2 पर्वत कौन से हैं, एक पर्वत है विंध्याचल और दूसरा पर्वत है सतपुड़ा। इनके बीच ये वाली जो नदी है वो बहती है और गुजरात के निकट भरूच में अपना जल जो है वो विसर्जित करती है। ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा, और सतपुड़ा की जो दक्षिण में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, तापी। ठीक है, कौन सी नदी, ये तापी नदी को भी मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। बात समझ में आ रही है। यहां पर सतपुड़ा और विंध्याचल कौन से पर्वत हैं, इनको बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन या फिर इसको बोला जाता है भ्रंश पर्वत। ठीक है, और इनके बीच जो घाटी बनती है उसे बोला जाता है भ्रंश घाटी। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ही भ्रंश घाटी में बहती है। क्या लिखा हुआ है कि ये भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि नर्मदा नदी जो है जबलपुर से बहती है और वहां संगमरमर की चट्टानों के बीच से बहती है। तो वो खूबसूरत एक नजारा जो है वो बनता है और वो संगमरमर की चट्टानें जो है बहुत ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। एक फेमस वाटरफॉल जो जबलपुर में स्थित है जिसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल। तो ये संगमरमर की चट्टानें आपने बहुत सारी मूवीज में देखी होंगी, लेकिन समझ नहीं आता कि ये जो है वो नर्मदा नदी का इसमें जिक्र किया गया है। जैसे कि अभी एक लेटेस्ट जो मूवी आई थी शाहरुख खान साहब की, कौन सी, डंकी जो मूवी थी, उसमें जो एक नदी का जो सीन था आप टीजर में देख पाएंगे, ट्रेलर में देख पाएंगे, वो नर्मदा नदी के धुआंधार जलप्रपात के पास का ही ये संगमरमर की चट्टानों का सीन था। इसी तरीके से एक ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो। उस मूवी में भी जो मगरमच्छ के साथ फाइट वाला जो सीन ऋतिक रोशन का दिखाया गया था वो इन्हीं संगमरमर की चट्टानों के बीच मध्य प्रदेश का ही वो सीन था। तो अब यदि आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखी है तो आप टीजर में जाकर डंकी मूवी और जो है फाइट जो है मगरमच्छ के साथ आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी मूवीज है, मैं लेटेस्ट मूवी की बात कर रहा हूं। लगभग 1312 किलोमीटर मतलब 1312 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ये भरूच या भड़ोच के दक्षिण में अरब सागर में मिल जाती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नद मुख बनाती है। ये जो नदियां हैं, कौन सी नदियां, नर्मदा और ताप्ती, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये बनाती है एस्चुरी, जिसको हिंदी में बोला जाता है ज्वार नदमुख। अब डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं, तो इसका कारण है कि ये नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी में बहती है तो इनके पास ज्यादा स्कोप नहीं होता अपनी शाखाएं फैलाने का, ज्यादा स्कोप नहीं होता तो ज्यादा स्कोप कचरा लाने का भी, यानी मिट्टी, गाद, रेत, चीका ये लाने का भी नहीं होता, क्योंकि कठोर चट्टानों के बीच भ्रंश घाटी में जो है नदी बहती है तो सीधे समुद्र में मिल जाती है। और ऐसी नदी जो अपना सिल्ट कचरा जो है मुहाने पर, यानी जब वो समुद्र से मिलती है वहां जमा नहीं करती, ऐसी नदियां डेल्टा नहीं बनाती। वो डेल्टा के विपरीत एस्चुरी यानी जो है ज्वार नदमुख बनाती हैं। सरदार सरोवर एक फेमस परियोजना है जो कि नर्मदा नदी पर जो है स्थित है। सरदार सरोवर आप लोगों ने देखा होगा, सरदार सरोवर डैम के पास ही सरदार वल्लभ भाई जी पटेल की एक प्रतिमा बनाई गई है, इसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।
तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार सरोवर परियोजना पर ही स्थित है। तो ये हम लोगों ने नर्मदा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। अब हम लोगों को पढ़ना है ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती पश्चिमी दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी नदी है और लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को क्या करती है, अपवाहित करती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, 15% भाग मध्य प्रदेश में और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, लंबाई आप लोगों को याद रखनी है। और जैसी जैसी विशेषताएं जो थी नर्मदा नदी की थी, वैसी ही कुछ विशेषताएं जो है ताप्ती नदी की है। निकलती कहां से, बैतूल के पास मुल्ताई से, मध्य प्रदेश से यह नदी जो है वो निकलती है। अब हम लोगों को एक फेमस नदी के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में खास बात यह है कि लूनी नदी एक अंतःस्थली नदी है। अंतःस्थली नदी का मतलब जो है कि यह है कि एक नदी, ये लूनी जो है वो कहीं से निकलती है और बहते 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 कहीं पर विलुप्त हो जाती है। मतलब वो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी जैसे किसी सागर में अपना जल विसर्जित नहीं करती, ना ही वो किसी झील में अपना जल विसर्जित करती है, अंतर ध्यान हो जाती है चलते चलते। तो ऐसी नदियों को कहा जाता है अंतःस्थली नदी। आइए समझते हैं। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती हैं, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं। तो लूनी नदी जो है दो सरिताओं या दो धाराओं से मिलकर बनती है। एक का नाम क्या है, सरस्वती, और दूसरे का नाम है सागरमती। सरस्वती और सागरमती दो जो धारा हैं आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद एक नदी बनाती है जिसका नाम क्या है, लूनी नदी, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं। यहां से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिमी दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जा मिलती है। और यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है, मतलब बहुत कम छोटी नदी है। पहली बात तो ये लूनी नदी, और अल्पकालिक तंत्र है, मतलब बहुत थोड़े समय या थोड़ी लंबी दूरी जो है ये नदी तय करती है, बहुत ज्यादा लंबी नदी नहीं है। और कच्छ के रण में जाकर यह पूरा जो नदी तंत्र है लूनी नदी का, वो जो है विलुप्त हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है। भारत की नदियां, अब हम लोगों को जो पढ़ना है, अब लोगों को पढ़ना है इसमें नदी जल उपयोग की सीमा। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मैं आप लोगों को हेडिंग समझा देता हूं कि इस हेडिंग का मतलब क्या हुआ। हेडिंग दी गई है नदी जल उपयोग की सीमा, मतलब एक्सटेंड ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर। देखिए आप लोगों ने ये तो देख लिया, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हिमालयी नदी तंत्र के बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा। पूरे भारत में जो है सैकड़ों हजारों नदियां हैं, पर क्या इन नदियों के पानी को हम पूरी तरीके से उपभोग कर पा रहे हैं, इन नदियों के पानी का, या कुछ लिमिटेशन है। तो इन्हीं लिमिटेशन के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है कि क्या कारण है कि इतना ज्यादा पानी होने के बाद, और वो भी पानी ऐसा वैसा नहीं जिस पानी को पिया नहीं जा सकता, ये फ्रेश वाटर है। पता है ना आप लोगों को, ऐसा पानी जिसे हम पीते हैं उसे फ्रेश वाटर, या हिंदी में उसे मीठा जल जो है वो कहा जाता है। मीठे का मतलब ये नहीं कि उसमें शक्कर मिली हुई है, ऐसा पानी जिसे आप पी सकते हैं उसे मीठा पानी या फिर फ्रेश वाटर कहा जाता है। और ऐसा पानी जिसे आप नहीं पीते हैं उसे खारे पानी या फिर उसे सॉल्ट लेक या सॉल्ट वाटर जो है वो कहा जाता है। अब देखिए हम लोग को ये सीमा पढ़नी है, मतलब लिमिटेशन पढ़नी है कि क्या कारण है कि हम नदी जल के पानी का उतना अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे। भारत की नदियां प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा वहन करती हैं, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इनका वितरण समान नहीं है। क्या कहा गया है कि भारत में जो नदियां हैं बहुत ज्यादा विशाल मात्रा में जल का परिवहन करती है, लेकिन एक दिक्कत यह है कि समय और स्थान की, समय के स्थान मतलब समय समय पर ऐसा नहीं है कि हर समय इनमें पानी हो, कुछ समय इनमें पानी ज्यादा होता है और कुछ समय ऐसा होता है कि इनमें पानी कम होता है, जैसे कि हम लोगों ने प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ा। ऐसे ही स्थान की दृष्टि से इनका वितरण समान नहीं है, मतलब कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पर भर भर के पानी जो है हम लोग को दिखाई पड़ता है, जैसे कि पंजाब में 5 नदियां हैं, सिंधु हटा दीजिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 नदियों के कारण पंजाब का नाम क्या है, पंजाब है। तो ये 5 नदियां हैं, तो इतनी ज्यादा नदियां हैं वहां पर कि भैया पानी पानी है। और दूसरी तरफ राजस्थान है जहां पर नदी नहीं है, जहां पर पानी की किल्लत हम लोगों को दिखाई पड़ती है। तो समय व स्थान की दृष्टि से पानी जो है समान रूप से वितरित नहीं है। 12 नदियां वर्ष भर जल का वहन करती हैं, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। अब भाई ऐसी नदियां तो जरूर हैं कि जो 12 महीने जिन नदियों के पानी में जल रहता है, जैसे कि मान लो गंगा नदी की हम लोग बात करें, 12 महीने जल रहता है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी तो हैं जिनमें 12 महीने जल नहीं रहता, और शुष्क ऋतु में मतलब गर्मी के समय इनमें पानी क्या होता है, पानी सूख जाता है। वर्षा ऋतु में अधिकांशतः जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है। यह भी दिक्कत है कि जब हमारे देश में बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय इन नदियों का पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, इधर उधर या तो फैल जाता है, प्रदूषित हो जाता है, या फिर वो पानी जो है हमारे काम का नहीं रहता और सीधे समुद्र में जा मिलता है। तो वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा जो क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त भी होता है। भाई एक एरिया में तो बाढ़ आ रही है और दूसरी तरफ विडंबना यह है कि हमारे देश का
दूसरा हिस्सा जो है वहां पर जो है ड्रॉट जैसी कंडीशन है, वहां पर सूखा जो है हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की विविधता भी भारत में दिखाई देती है। तो ये दिक्कत है हमारे साथ कि हमारे यहाँ नदियां बहुत होने के बाद भी हम उनका बहुत अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस स्लाइड में आप लोगों को नदी जल के उपयोग से संबंधित समस्याओं के बारे में बताया गया है कि हम लोगों को कौन कौन सी समस्याएं जो है वो नदी जल के संबंध में दिखाई पड़ती हैं। पहली समस्या है पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध ना होना, जैसा कि हम लोगों ने प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखा। नदी जल प्रदूषण हम लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि हर नदी का पानी किसी ना किसी तरीके से जो है प्रदूषित है। गंगा कितनी प्रदूषित नदी थी, हालांकि अब उसकी कंडीशन जो है वो सुधर रही है। इसी तरीके से यमुना कितनी ज्यादा प्रदूषित नदी है, समय समय पर फोटोज आती हैं जहां पर इन नदियों में प्रदूषण देखने को मिलता है। तीसरी दिक्कत है नदी जल में गाद, मतलब कचरा बहुत ज्यादा होता है। कोई भी नदी अपने साथ बाढ़ के समय या अन्य किसी कारण से इतना ज्यादा मलबा या कचरा बहाकर लाती हैं कि वो बाढ़ का कारण अंततः बन ही जाता है। ऋतुवन जल का असमान प्रवाह, मतलब जो जल है वो भी एक तरीके से नहीं बह रहा, अलग अलग तरीके से उनका प्रवाह हम लोगों को देखने को मिल रहा है। राज्यों के बीच नदी जल विवाद, तो हम लोगों को यह भी दिखाई पड़ता है कि विभिन्न राज्य पानी के पीछे लड़ाई भी करते हैं, जैसे कि कर्नाटक और तमिलनाडु कावेरी नदी के पीछे लड़ रहे हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश सरदार सरोवर यानी नर्मदा नदी के पीछे इनके समय जो है भारी विवाद हम लोगों को देखने को मिला। तो अलग अलग राज्य जो है वो नदियों के पीछे जो है अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, पहले भी और अभी भी। दिक्कत यही है क्योंकि नदी जल का उपयोग कोई भी राज्य इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट जो है वो है मध्य धारा की ओर बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वहिकाओं को सिकुड़ना। दिक्कत यह है कि मनुष्य जो है हर जगह जो है एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण कर रहा है, नदियों के बीच में भी जो है अपने कार्य विकसित करते जा रहा है। और जैसे जैसे नदियों के बीच आप यदि इंटरफेयर करोगे, नदी अपना रास्ता बदलेगी और बाद में डिस्ट्रक्शन लाएगी, विनाश लाएगी। आप लोग केदारनाथ जो त्रासदी थी उस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ह्यूमन ने, मतलब इंसान ने बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया, नदियों के ऊपर बांध बना दिए। बांध बनने से बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। एक तो बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन यानी कि हम लोगों को बोलते हैं कि बहुत ज्यादा वन विनाश देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं। जिस जगह बांध बनता है वहां पर कितनी ज्यादा मिट्टी का कटाव होता है, उसके बाद वो जगह इतनी ज्यादा प्रेशर में आ जाती है कि हमें भूकंप भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि पानी का भार बहुत ज्यादा होता है। तो ये सभी समस्याएं हैं क्या, क्योंकि मानव जो है बस्तियों का विस्तार जो है वो निरंतर कर रहा है और नदी वहिकाएं, मतलब इनके जो चैनल है वो धीरे धीरे जो है सिकुड़ रहे हैं। तो नदी जल के उपयोग से संबंधित ये सारी समस्याएं हम लोगों को दिखाई पड़ती हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, सेपरेट क्वेश्चन, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक लॉन्ग वीडियो बनाई जिसमें आप लोगों को हम लोग जो है हमने पूरी तरीके से जो है अपवाह तंत्र के बारे में जो है पढ़ाया है। तो कोई भी मैंने इसमें गुंजाइश नहीं छोड़ी है इस वीडियो में कि किसी भी तरीके की कोई कमी हो कि जिसमें आप लोगों को लॉन्ग वीडियो देखने की भी जरूरत जो है पड़ रही हो। यदि आप इस एक वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक पढ़ने की भी आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी। एक एक फैक्ट मैंने यहाँ पर समाहित कर लिया है। तो इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स जटिल से जटिल जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको आसान भाषा में समझाने का काम करता है। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को सिर्फ करना क्या होता है, सिर्फ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लोगों को डे टू डे अपडेट्स हम लोगों की साइड से चाहिए कि हम किस तरीके से कोर्सेज लाते हैं, लाइव सेशन हम लोगों के कैसे रहते हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। कौन कौन से सोशल मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जिस पर हम उपलब्ध हैं, तो हम लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है। मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आता है। साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी चला रहे हैं। अगर आप लोगों को ई नोट्स और ई बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से एक्सेस पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।